गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए मार्च 2026 तक एप्लीकेबल है। मतलब अगर आपका एग्जाम मार्च 2026 या उससे पहले है तो ये बैच आपके लिए है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स, बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक बार कंफर्म करेंगे इफ माय वॉइस इज क्लियर। अगर फ्रेंड्स मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। फ्रेंड्स मेरी वॉइस क्लियर है? गुड मॉर्निंग अनूप, गुड मॉर्निंग माधवी। चलिए जी, कंफर्मेशन आ गई है, वॉइस क्लियर। तो फ्रेंड्स चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। कुछ डिडक्शंस हम लोगों ने देखी थी लास्ट क्लास में, राइट। 80C 1.5 लाख रुपए की जो एग्जाम्पशन मिलती है, डिफरेंट आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डिफरेंट प्लान में अपना पैसा लगा सकते हैं, राइट। 80CCC पेंशन प्लान हम लोगों ने देखा, जो डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज है जो अपने पेंशन प्लान इशू करती है, वहां पर भी 1.5 लाख रुपए की लिमिट थी। आप उसमें पैसा लगाते हैं, 1.5 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिल जाती है ग्रॉस टोटल इनकम से। देन 80CCD हम लोगों ने देखा, 80CCD 1, 80CCD 1B एंड 80CCD 2, तीन उसके अंदर हम लोगों ने मेजरली सेक्शन देखे, जिसमें 80CCD 1 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करता है और आपको डिडक्शन मिल जाती है। 80CCD 1B आपको एडिशनल 50,000 रुपए की डिडक्शन की बात करता है, राइट। और 80CCD 2 आपको एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जो है उसकी बात करता है कि उसके ऊपर भी आपको डिडक्शन मिलेगी ग्रॉस टोटल इनकम से। बट पहले उस इनकम को, राइट, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है वो आपको इनकम में ऐड करना है और ऐड करने के बाद 80CCD 2 की आपको डिडक्शन ले लेनी है, राइट। 80CCE हम लोगों ने देखा, 80CCE अपने आप में कोई डिडक्शन नहीं बता रहा, बट वो बताता है कि जी आपको 80CCC, 80C, 80CCC और 80CCD 1, पूरा CCD नहीं, CCD 1, इन तीनों में मिलाकर टोटल 1.5 लाख से ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी, राइट। तो CCC की लिमिट भी 1.5 लाख, CCC की लिमिट भी 1.5 लाख और CCD 1 की लिमिट भी 1.5 लाख, ओवरऑल इन तीनों की लिमिट भी 1.5 लाख। CCD 1 भी इस 1.5 लाख की लिमिट में नहीं आते, वो एडिशनल है। 80CCD 2 इस 1.5 लाख की लिमिट में नहीं आते, वो एडिशनल है। तो CCE जो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है केवल CCC और CCD 1 पे लगा रहा है, ये ध्यान रखना है मुझे, ठीक है जी। फिर CCH हम लोगों ने देखा, अग्निवीर, राइट। अग्निवीर कॉर्पस फंड में अगर अग्निवीर जो है कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, राइट, तो उस पर उनको डिडक्शन मिलती है। 80CCH में उनके खुद के कंट्रीब्यूशन पे मिलेगी और CCH 2 में जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करती है उसमें मिलती है। तो जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करेगी उसको पहले ऐड कर देंगे उनकी सैलरी में और उसके बाद 80CC 2 में उस पर डिडक्शन देंगे, राइट। 80CCH में, सॉरी 80CCH 2 में उस पर डिडक्शन देंगे। यहां पर फ्रेंड्स मैंने स्टार्टिंग में कल बताया था कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में केवल 3 डिडक्शन है जो अलाउड होती है। नंबर 1 80CCD 2 जो हम लोगों ने कल देखी, नंबर 2 80CCH 2 जो हम लोगों ने कल देखी, एक तीसरी डिडक्शन है 80JJAA, वो होपफुली आज आ जाएगी, आज नहीं आई तो नेक्स्ट क्लास में आएगी। मैं देखता हूं कितना आज कवर हो पाता है, उसके हिसाब से, राइट, हो सकता है आज आ जाए या नेक्स्ट क्लास में आएगी, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग शुरू करेंगे 80D से। 80D एक डिडक्शन है, राइट। चलो जी, गुड मॉर्निंग रमेश, गुड मॉर्निंग सुधीर। चलो जी, तो फ्रेंड्स 80D क्या है? 80D बेसिकली 80D बोलता है कि आपने अगर कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, आजकल के टाइम में फ्रेंड्स मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत जरूरी है, राइट, हर एक के पास होनी चाहिए, राइट, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब हमें मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, राइट। भगवान ना करे कभी ऐसी मेडिकल इमरजेंसी किसी की लाइफ में आए, बट अगर आ गई है
तो वो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फ्रेंड्स बहुत मतलब आपका बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, राइट। तो गवर्नमेंट भी वहां पर फोर्स कर रही है आपको एक तरह से डिडक्शन देके कि भाई आप लो और जो आप पे करोगे उसकी डिडक्शन ले लो, राइट। हम आपको ग्रॉस टोटल इनकम से उतना पैसा कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, उसकी डिडक्शन दे देंगे। तो 80D में मेडिकल पॉलिसीज के ऊपर डिडक्शन दी है। कुछ और भी डिडक्शन है जिसके बारे में हम इसमें बात करेंगे, राइट। तो एक बार पढ़ लेते हैं। डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर बिलो इन केस ऑफ इंडिविजुअल फॉर सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट, राइट। तो पेरेंट्स के लिए मिलेगी अगर चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, पेरेंट्स के लिए अलाउड है, राइट। सेल्फ के लिए अलाउड है, एक सेकेंड फ्रेंड्स, सेल्फ के लिए अलाउड है, स्पाउस के लिए अलाउड है, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन बस ये ध्यान रखना है, बच्चे तभी जब वो डिपेंडेंट है, मतलब बच्चे अपना खुद कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं मजे से, तो आपको उनके लिए लेने की जरूरत नहीं है, वो अपनी अपने आप ले लेंगे। आप अपनी ले सकते हो, अपनी स्पाउस की ले सकते हो। बच्चे जब तक आपका डिपेंडेंट है, राइट, तो आप उनकी पॉलिसी लो, आपको डिडक्शन मिल जाएगी। और पेरेंट्स के लिए आप हमेशा ले सकते हो, चाहे वो काम करते हैं नहीं करते, डिपेंडेंट है या नहीं है, राइट। एचयूएफ के केस में एचयूएफ अपने किसी भी मेंबर के लिए पॉलिसी ले सकता है, अलाउड है, डिडक्शन अलाउड है, ठीक है जी। तो ये डिडक्शन मिलेगी, कितनी मिलेगी? डिडक्शन शैल बी अलाउड इफ एसएससी हैज मेड पेमेंट टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम और सच अदर स्कीम में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या है फ्रेंड्स? नॉर्मली क्या होता है, हम लोग कई बार क्या होता है, डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन में हमें लिख के देता है कि जी ये वाला टेस्ट आप करवा लो, हम वो टेस्ट कराने चले जाते हैं। वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर के कहने पर मैं गया, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई होगी जिसको डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर ने मुझे बोला ये टेस्ट कराने के लिए। एक होता है फ्रेंड्स हर 6 महीने में, 1 साल में मैं खुद से टेस्ट करवा लेता हूं, राइट। एक एज के बाद सबको अपना टेस्ट जरूर करवाना चाहिए, लाइक 30-40 के बाद आपको साल में या 2 साल में जरूर अपने टेस्ट कराने चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई है तो आपको उनको फोर्स करना चाहिए कि वो साल में जरूर कराएं उस टेस्ट को, राइट। उनका पूरा पैकेज रहता है और बहुत सस्ते में कई बार कई कंपनियों के हो जाते हैं, बट कोई अगर प्रॉब्लम है तो पहले से डायग्नोस हो जाती है। तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है कि पहले से ही प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेना। डॉक्टर ने नहीं बोला मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने अपना सिस्टम बनाया हुआ है, ईयरली मैं अपना हेल्थ चेकअप करवा लूंगा एक बार, राइट। तो वो हेल्थ चेकअप के भी कह रहे हैं इसमें डिडक्शन मिलेगी, बट यहां पर उसके ऊपर कैपिंग है एक, वो आगे बताऊंगा, राइट। तो उसके ऊपर कैपिंग है कि आप कितनी डिडक्शन ले सकते हो, राइट। तो डिडक्शन अमाउंट कितना होगा? हिमसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की फ्रेंड्स स्पेलिंग ठीक कर लेना, राइट। चिल्ड्रन की स्पेलिंग ठीक कर लेना यहां पर। तो फ्रेंड्स यहां पर बेसिकली वो कह रहा है कि आपको अपने लिए, अपनी वाइफ या हस्बैंड के लिए, राइट, अगर वाइफ हस्बैंड के लिए ले रही है या हस्बैंड वाइफ के लिए ले रहा है जो भी, या बच्चों के लिए, अभी इसमें पेरेंट्स नहीं है, पेरेंट्स की अलग लिमिट है। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर हिमसेल्फ, स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। द डिडक्शन इज इक्वल्स टू द अमाउंट पेड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25,000। कह रहे जितना भी आपने अमाउंट पे किया है सारी ले लो, बट मैक्सिमम 25,000 रुपए की डिडक्शन देंगे, राइट। तो 25,000 रुपए तक आप एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी होगी जो आपकी इमरजेंसी में केवल मेडिकल के लिए काम आएगी, राइट, मेडिकल के लिए काम आएगी। बच्चों के ऊपर एज लिमिट बात भी कोई भी नहीं है, बच्चों का केवल इतना है कि बच्चे डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए। बच्चे अगर डिपेंडेंट हैं तभी आप उनके ऊपर ले सकते हो, अगर वो डिपेंडेंट नहीं है तो आप उनके ऊपर नहीं ले सकते। बच्चे अगर डिपेंडेंट नहीं है आपके ऊपर, मतलब बच्चे अपना कमा रहे हैं, डिपेंडेंट नहीं है उनके ऊपर, उनकी आपके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। डिपेंडेंसी का मतलब होता है फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, हमेशा फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, कि फाइनेंशियली वो आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो एक तरह से बच्चे नौकरी वोकरी में लग गए, अपना काम धंधा कर रहे हैं, तो आप उनकी मत लो, वो कह रहे हैं फिर वो अपनी ले लेंगे अपने आप अपना देखो, ठीक है। तो ये 25,000 रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन आपको मिल जाएगी। दूसरा, इफ एनी ऑफ द इंडिविजुअल कवर्ड इज सीनियर सिटीजन, मतलब घर का कोई भी मेंबर, चाहे सेल्फ, स्पाउस, राइट, द डिडक्शन लिमिट इंक्रीजेस टू 50,000। मतलब जो पॉलिसी ले रहा है वो 60 साल का हो गया, सीनियर सिटीजन मतलब जिस साल में पॉलिसी, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसमें अपनी 60 ईयर्स की उसने एज कंप्लीट कर ली, या उसकी स्पाउस ने, मतलब हस्बैंड ने या वाइफ ने, किसी ने भी 60 ईयर्स की एज अगर कंप्लीट कर ली है, तो लिमिट 50,000 हो जाती है। और इसका 50,000 होने का फ्रेंड्स मैं आपको लॉजिकल रीजन बताता हूं। आप जितनी जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसीज उतनी महंगी होनी शुरू हो जाती है, और ये गवर्नमेंट को भी पता है, इसीलिए ये लिमिट जानबूझ के यहां पर रखी गई है, क्योंकि उनको पता है प्रैक्टिकली कि पॉलिसी मिलना एक एज के बाद बहुत मुश्किल होता है, मिल जाए गनीमत है,
तो फिर भी अगर आपको मिल रही है तो आप 50,000 तक की डिडक्शन ले लो। यानी कि मतलब ये हुआ, मान लो हस्बैंड है, वाइफ है और सपोज 2 चिल्ड्रन है, 2 बच्चे हैं, राइट। उनमें एक भी 60 ईयर्स का है, मान लो हस्बैंड 60 ईयर्स का हो गया, बाकी सब 60 से नीचे के हैं, तो इनकी ओवरऑल लिमिट 50K की है। ओवरऑल लिमिट की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो सीनियर सिटीजन है उसकी 50K अलग और बाकी सबकी 25, नहीं, ये ओवरऑल लिमिट है। अगर ये सबके सब अंडर 60 हैं, कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, इनमें कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो इनकी लिमिट है 25K की, 25,000 रुपए की इनकी लिमिट है। इनमें से एक भी सीनियर सिटीजन हो गया, एक भी सीनियर सिटीजन हो गया, तो इनकी लिमिट है फिर 50,000 की। ये ओवरऑल लिमिट है, आप ओवरऑल इनकी पॉलिसी ले सकते हो। अब चाहे आप पॉलिसी कैसे मिलती है, देखो मैं आपको बताता हूं। फैमिली की पॉलिसी मिल जाती है, फैमिली फ्लोटर, उसके अंदर पूरी फैमिली को कवर कर देते हैं। चाहे वो पॉलिसी लो, चाहे इंडिविजुअल नेम पे लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि टोटल मिला के इन सबके नाम पे आप 50,000 रुपए की डिडक्शन ले लो या 25,000 की डिडक्शन ले लो, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है, राइट। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है 25K, अगर सीनियर सिटीजन है तो 50K, राइट। फिर बात करता है फ्रेंड्स पेरेंट्स के लिए, कह रहे पेरेंट्स के लिए अलग है और मिलेगा। एन एडिशनल डिडक्शन इज अवेलेबल फॉर द प्रीमियम पेड ऑन पॉलिसी टेकन इन द नेम ऑफ पेरेंट्स वेदर डिपेंडेंट और नॉट। पेरेंट्स के लिए एडिशनल कुछ और मिलेगा। द डिडक्शन इज अप टू 25,000, कह रहा है पेरेंट्स पे भी 25,000 की ले लो। और पेरेंट्स आर सीनियर सिटीजन, डिडक्शन लिमिट इंक्रीजेस 50,000, 50,000 की आपको और मिल जाएगी अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। दोनों नहीं, कोई एक भी, अगर दोनों पेरेंट्स में से कोई एक भी सीनियर सिटीजन हो गया तो 50,000 की ले लो। एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि लिमिट्स कैसे डिफाइन होंगी, राइट। एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। सपोज मेरी फैमिली में, राइट, सेल्फ, मैं हूं, वाइफ है, राइट, मेरे 2 बच्चे हैं, राइट, चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2। मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मदर है, मेरे फादर है, ये मेरी फैमिली है। अभी इनमें कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, ना यहां कोई सीनियर सिटीजन और ना यहां कोई सीनियर सिटीजन, कोई सीनियर सिटीजन नहीं है। तो एक इनकी लिमिट है, एक इनकी बकेट है, कह रहा है 25,000 रुपए इस पे ले लो आप, 25,000 इनके लिए ले लो। बट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम लिमिट है फ्रेंड्स। अगर आपका एक्चुअल जो लायबिलिटी है, एक्चुअल जो आपका प्रीमियम है वो इससे कम है। एग्जांपल के लिए लेते हैं, आप यहां पर जो प्रीमियम पे कर रहे थे वो 20,000 का पे कर रहे थे, यहां पर आप जो प्रीमियम पे कर रहे थे वो 30,000 का पे कर रहे थे। अभी दोनों में कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, ना ये सीनियर सिटीजन ना ये सीनियर सिटीजन। मेरे को एक बार बताओगे इस एग्जांपल में डिडक्शन कितने की मिलेगी, यहां पर डिडक्शन कितने की मिलेगी, एक बार चैट बॉक्स में प्लीज बताना कितने की यहां पर डिडक्शन मिलेगी। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बोल रही है, हाँ जी, कितने की यहां पर डिडक्शन मिलेगी? टोटल डिडक्शन, टोटल डिडक्शन। माधवी शायद आपने सीनियर सिटीजन के लिए बताया है, मतलब आपका आंसर मुझे करेक्ट लग रहा है अगर आपने केवल सीनियर सिटीजन के लिए बोला है, बट मैं ओवरऑल पूछ रहा था। ओवरऑल जो डिडक्शन मिलेगी आपको वो 45,000 की मिलेगी। 45,000 क्यों? 20,000 ये पूरी मिल जाएगी, 25,000 के अंदर अंदर है, और यहां 30-25 के ऊपर निकल गया तो ये 30 ना मिलके ये 25 आपको मिलेगी, राइट। तो 25 और 20, 45,000 की आप डिडक्शन ले सकते हो यहां पर। और मान लो ये अभी यहां पर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, बट यहां पर अभी जो मदर या फादर में से, फादर जो है वो सीनियर सिटीजन हो गए, फादर मदर सीनियर सिटीजन हो गई या फादर जो भी, मान लो कोई एक सीनियर सिटीजन हो गया इनमें से, तो ये लिमिट बढ़ के हो जाएगी 50,000। और मान लो सेम प्रीमियम 20,000 और 30,000 पे कर रहा हूं, 20 और 30, तो उस केस में टोटल कितने की मिल जाएगी? 30 और 20, 50,000 पूरी। तो उस केस में 25 नहीं होगी, फिर 30 रहेगी। मैक्सिमम 50 है, मैक्सिमम 50, राइट। और मान लो यहां पर भी सेल्फ, मैं अब सीनियर सिटीजन हो गया, राइट, मैं सीनियर सिटीजन हो गया, और ये प्रीमियम बढ़ के हो जाता है 35,000। यहां 35 और यहां 30, 35 और 30, यहां मैं सीनियर सिटीजन हो गया, यहां पर मेरी मदर या फादर में से कोई एक सीनियर सिटीजन हो गया, तो यहां पर 35 और 30 पूरा ले लो, 65,000, राइट। तो लिमिट इस तरह से आपको ग्रुप वाइज चेक करनी है। अपनी वाइफ की और बच्चों का एक ग्रुप, उनमें कोई सीनियर सिटीजन है तो 25 से ऊपर 50, कोई नहीं है तो 25। मदर फादर के लिए कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, 25, एक भी सीनियर सिटीजन हो गया 50। मैक्सिमम 80D में आप जो डिडक्शन ले सकते हो वो 1 लाख रुपए की ले सकते हो। वो कैसे? आप यहां पर भी सीनियर सिटीजन, यहां पर भी सीनियर सिटीजन,
लिमिट यहां पे भी 50,000, यहां पे भी 50,000, राइट। आप प्रीमियम पे कर रहे हो यहां पर 55,000 रुपए, यहां पर प्रीमियम पे कर रहे हो 50,000 रुपए, तो 1,05,000 टोटल प्रीमियम पे कर रहा हूं, 1 लाख की डिडक्शन ले सकता हूं। यानी 80D के अंदर मैक्सिमम आपको 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है जी, इसमें आई होप कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में क्या कहता है? प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के बारे में कहता है जी मैक्सिमम डिडक्शन ऑफ 5,000 इज अलाउड फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। कह रहा है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए मैक्सिमम 5,000 रुपए की डिडक्शन अलाउड है। 5,000 रुपए ज्यादा पूरे साल का हम नहीं मानेंगे। नॉर्मली ये जो सेक्शन बनाया गया ये मेडिक्लेम पॉलिसी के लिए है, बट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हेल्थ चेकअप्स को भी प्रमोट कर रही है। वो चाहती है कि लोग पहले से अपना हेल्थ चेकअप कराएं सो डेट प्रॉब्लम पहले से डायग्नोस हो जाए, आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के खर्चे थोड़े कम हो। इसलिए आपको यहां पर 5,000 रुपए का राइट हेल्थ चेकअप दे दिया। नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, मैं भी अपना कराता हूं। जैसे आप किसी ठीक ठाक से कराओगे ना, बहुत हाई फाई पे नहीं जाना, ठीक टाइप कराओगे जो अच्छी रिपोर्ट दे देता है, रेप्यूटेड है, 2,500-3 हजार रुपए में एक पर्सन का हो जाता है। और साल में अब आप एक कराते हो तो 5-6 हजार रुपए में हस्बैंड वाइफ दोनों के जाते हैं। बच्चों की जरूरत होती नहीं है, बच्चे छोटे हैं, छोटे बच्चों की ये एक एज के बाद ही बोलते हैं हमेशा कि एक एज के बाद आपको करा लेने चाहिए, राइट। तो इसकी मैक्सिमम लिमिट 5,000 की है। द अमाउंट इज इंक्लूडेड विद इन द ओवरऑल लिमिट एंड अवेलेबल फॉर इंडिविजुअल स्पाउस डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये कह रहा है सबके लिए 5,000 की लिमिट है। और ये जो ऊपर आपने लिमिट देखी 50-25, ये इसी का पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। आपको एडिशनल नहीं मिलेगी 25 के ऊपर 5 और। कह रहा है आपने मान लो प्रीमियम पे किया 15,000 रुपए, 5,000 के आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करवाए तो आप टोटल 20 की ले लो। आपने प्रीमियम पे किया 25,000 रुपए, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराए आपने 5,000 के, आपने टोटल 30 हुआ, आपको डिडक्शन 25 की मिलेगी। ये चीज ध्यान रखना कि लिमिट वही है, बस हेल्थ चेकअप को भी इसमें पार्ट बना दिया इसका कि आप पॉलिसी भी ले लो, हेल्थ चेकअप भी करा लो, बट टोटल लिमिट आपकी यही है, इससे बाहर मत जाना। आप टोटल हेल्थ चेकअप 5,000 से ज्यादा के नहीं करा सकते। 5,000 से ऊपर कराएंगे तो उसे रोक दो, वहीं रोक दो, बस 5 का ही लेंगे, राइट। तो ये है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, एंड HUF कैन क्लेम डिडक्शन फॉर प्रीमियम पेड, राइट। अ पॉलिसी टेकन फॉर एनी मेंबर ऑफ द फैमिली, द डिडक्शन फॉलोज द सेम लिमिट एज मेंशन्ड अबव फॉर इंडिविजुअल्स। कह रहा है सेम लिमिट है जो इंडिविजुअल के लिए है, राइट। सेम इंडिविजुअल्स के लिए वही लिमिट है कि अगर सारे मेंबर जो है क्या है, सारे मेंबर अगर अंडर 60 है, मतलब सीनियर सिटीजन कोई भी नहीं है, तो HUF की जो लिमिट है टोटल वो 25,000 की है, और एक भी उनमें सीनियर सिटीजन हो गया तो 50,000 की टोटल लिमिट मिल जाएगी। आपने सीनियर सिटीजन के नाम पे पॉलिसी ली हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीनियर सिटीजन हो गया और आपने सीनियर सिटीजन को कवर ही नहीं करवाया पॉलिसी में, तो फिर 25 की मिलेगी। सीनियर सिटीजन पॉलिसी में कवर्ड होना चाहिए, तो लिमिट 50,000 की है HUF की भी, ठीक है। सीनियर सिटीजन विदाउट मेडिकल पॉलिसी क्या है? फॉर सीनियर सिटीजन हु आर नॉट कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, ए पॉलिसी मे नॉट बी इशूड टू देम। मेडिकल ट्रीटमेंट एक्सपेंस कैन ऑल्सो बी क्लेम्ड एज डिडक्शन। द डिडक्शन लिमिट रिमेन्स द सेम 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन्स। क्या कह रहा है यहां पर? बेसिकली होता क्या है फ्रेंड्स, देखो आप मार्केट में जाओ और सीनियर सिटीजन के नाम पे एक पॉलिसी लेने की कोशिश करो, पहली चीज तो आपको मिलेगी नहीं, मिलेगा भी तो उसका इतना प्रीमियम हाई होगा, इतना प्रीमियम हाई होगा कि आप पता नहीं कई बार लोगे और कई बार नहीं लोगे। अगर आपने पॉलिसी ले ली तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जो लिमिट बताई हमने जो भी पढ़ी उस लिमिट में वो कवर हो जाएगा। आप पॉलिसी लेते ही नहीं हो और आप उनके मेडिकल पे कुछ खर्चा करते हो, पेरेंट्स हैं या मैं अपने खुद के मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा कर रहा हूं एंड मैं सीनियर सिटीजन हूं, मेरे पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो कह रहा है उस केस में सीनियर सिटीजन अगर कोई है और आप 50,000 रुपए तक का राइट कुछ मेडिकल पे उनके खर्चा करते हो पूरे साल का, आपको वो 80D में एज ए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी डिडक्शन दे देंगे। मतलब वो कह रहा है आप पॉलिसी नहीं भी लेते तब भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी अगर आपने मेडिकल पे खर्चे किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है, प्रैक्टिकली ये बिल्कुल बनाया गया है कि ये कई बार पॉलिसी नहीं मिलती है, इंश्योरेंस कंपनी देती ही नहीं 60 की एज के बाद, कुछ एक दो ही आपको मिलेंगे जो 60 की एज के बाद दे रही होंगी पॉलिसी, और उनके प्रीमियम भी बड़े हाई होंगे, राइट। पहले से चल रही है तो चलती रहेगी, लेकिन नई पॉलिसी नहीं देंगे आपको, राइट। तो वहां पर फ्रेंड्स इन्होंने बोला कि 50,000 की जो लिमिट ऊपर बताई है वो आप चाहे पॉलिसी ले लो चाहे उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चे कर दो, एक ही बात है, हम दे देंगे। लेकिन केवल सीनियर सिटीजन के लिए बोला, ये नॉर्मली नहीं बोला, नॉर्मली नहीं बोला। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है
तो 25,000 की मेडिक्लेम पॉलिसी की लिमिट है, कोई ट्रीटमेंट की लिमिट नहीं है, 1 रुपए की भी। ट्रीटमेंट पे कोई खर्चा नहीं मिलेगा आपको। सीनियर सिटीजन के ट्रीटमेंट पे खर्चा करोगे 50,000 रुपए की डिडक्शन ले लो, ठीक है जी। पॉलिसी ले ली, 50,000 की डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कवर्ड है। पेमेंट मोड, पेमेंट फॉर प्रीमियम शुड नॉट बी मेक इन कैश। पहली चीज देखो, इंश्योरेंस कंपनी आजकल कैश में लेती ही नहीं है, वो आपसे चेक, अकाउंट ट्रांसफर, डीडी इसी तरह से पेमेंट लेंगी। बट फिर भी इसमें बता दिया कि कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए। हाउएवर द पेमेंट फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी मेड इन मोड इंक्लूडिंग कैश। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो 5,000 का है वो कह रहे हैं कैश में कर दो, क्योंकि वो आप लैब में जाते हो, आप किसी भी लेबोरेटरी में जाओगे जहां टेस्टिंग होती है, आप वहां जाके ब्लड का अपना सैंपल दोगे या जो भी सैंपलिंग होगी वो दोगे, और वहां पे फिर क्या हमें पेमेंट करनी होती है काउंटर पे। तो वो कह रहे हैं वो ऑन काउंटर पेमेंट होती है, आप चाहो तो उसको कैश में भी कर दो, छोटा सा अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मैं कैश में भी दे सकता हूं, बाकी किसी का कैश में नहीं देना मुझे, राइट। तो ये था फ्रेंड्स मेरा सेक्शन 80D। मैं समराइज कर देता हूं 80D को। 80D में केवल इतना था फ्रेंड्स, सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन। सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन 25K की लिमिट, अगर इनमें कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 50K की लिमिट। पेरेंट्स के लिए अलग से लिमिट है 25K की, और पेरेंट्स में कोई भी सीनियर सिटीजन है 50K की लिमिट, राइट। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पे 5,000 की लिमिट है, अगर आपने 6,000 भी किया तो 5,000 मिलेगा, और ये 5,000 की लिमिट इस लिमिट का पार्ट है, यानी एडिशनल नहीं है। आपने पॉलिसी ली 20,000 की, 5,000 का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करा लो, 25 पूरा क्लेम कर लो, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप इसके ऊपर नहीं मिलेगा। सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन है, उनको पॉलिसी नहीं मिली, आपने उनके ट्रीटमेंट पे खर्चे करवा दिए, एक्सपेंस ऑन ट्रीटमेंट पे खर्चा करवा दिया, तो वो कह रहे हैं ये भी आप ले लो 50K की लिमिट में, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की लिमिट है। तो सीनियर सिटीजन को कह रहे हैं 50,000 रुपए आप उनके ट्रीटमेंट पे भी खर्चे कर दो। पेमेंट कैश में नहीं करना, पेमेंट बैंक ट्रांसफर, राइट, कोई ऑनलाइन मोड के थ्रू होना चाहिए, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैश में हो जाएगा। ये है बस इसके मेजर पॉइंट्स, ठीक है जी। देन बात करेंगे फ्रेंड्स, डिडक्शन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। मतलब कोई पर्सन है मिस्टर एक्स, इनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है, राइट, और डिसेबल है। डिसेबल आप समझते हो हैंडीकैप, राइट, हैंडीकैप है। हैंडीकैप को इनकम टैक्स में डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो मुझे समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे से पूछा नहीं जाएगा कि मेरे को बताया जाए कि जी इतना हैंडीकैप है तो अब ये कवर होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको क्लियर बताया होगा कि वो पर्सन हैंडीकैप है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, राइट। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, वो कह रहा है कोई पर्सन है जिसकी आप देखरेख कर रहे हो, आप उसकी क्या करते हो, आप उसकी देखरेख करते हो, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। तो नॉर्मली हैंडीकैप है तो डिपेंडेंट होने के हायर चांसेस है, तो वहां पर वो कह रहा है हम आपको डिडक्शन देंगे, कुछ कितनी देंगे बात करते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्या है, द डिडक्शन इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट HUF, राइट। रेजिडेंट को मिलेगा, अगर नॉन रेजिडेंट होगा तो नहीं मिलेगा, यानी कि चाहे ROR है चाहे NOR है, दोनों केस में मिल जाएगा, लेकिन NR नहीं होना चाहिए उसका स्टेटस। NR होगा तो ये डिडक्शन खत्म, राइट। तो 80DD हिंदू एंड डिवाइड फैमिली को मिल जाएगा, बट रेजिडेंट होना चाहिए। कंडीशंस फॉर डिडक्शन, डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड इफ द टैक्स पेयर हैज इनकर्ड एक्सपेंस फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट, ट्रेनिंग, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिपेंडेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन डिसेबल है, आप उसके मेडिकल पे, उसकी रिहेबिलिटेशन पे, राइट, उसकी ट्रेनिंग्स पे, क्योंकि कई बार उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई जाती है प्रॉपर, वो अपनी लाइफ को जी पाए अच्छे से, राइट। तो बहुत सारा उनके ऊपर कुछ करना पड़ता है, उसके ऊपर खर्चा भी लगता है, ठीक है। तो आप ये सब काम करते हो उसके लिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। Alternatively, it can be claimed if taxpayer has deposited the amount with LIC or any other insurer for the benefit of disabled person। वो कह रहा है आप उसके पैसे खर्चे नहीं किए, ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो आपने क्या किया, कोई LIC की पॉलिसी ले ली जो उसके फ्यूचर में काम आएगी, और उसके नाम पे आपने पैसा जमा करवा रखा है, आपने उसके नाम पे पैसा जमा करा दिया है, आप कह रहे हो वो भी करा सकते हो। मतलब आपने डिपेंडेंट के लिए कुछ काम किया है, बेसिकली उसके नाम पे कुछ खर्चा किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है आज भी इसको जरूरत है और इसको फ्यूचर में भी जरूरत पड़ेगी। आज तो आप देख रहे हो, कल हो सकता है आप देख भी ना पाओ, कल आप नहीं हो तो कौन देखेगा इसको, राइट। तो वो सिंपल ये कह रहे हैं कि भैया अगर आप आज उसके ऊपर खर्चा करते हो कर लो, आप उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कोई LIC की पॉलिसी लेते हो और वहां पैसा जमा कराते हो, वो भी करा दो, क्योंकि उस बंदे को जरूरत है,
उसको आज भी जरूरत है, उसको कल भी आपकी जरूरत पड़ेगी। आज आप हो, आज हेल्प कर दोगे, कल आप नहीं होगे, आप कैसे हेल्प कर पाओगे? तो इसलिए जमा करा दो उसके नाम पे कुछ, जिससे फ्यूचर में उसको पैसा मिल जाए आपके बाद। तो वो भी कवर कर दिया इसके अंदर। डेफिनेशन डिपेंडेंट की क्या है? फॉर इंडिविजुअल डिपेंडेंट रेफर्स टू स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर हु आर फाइनेंशियली डिपेंडेंट, यानी कि आपकी पूरी फैमिली इसके अंदर कवर कर दी है, पूरी फैमिली इसके अंदर कवर कर दी है, राइट। आप स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, साथ में ब्रदर सिस्टर भी। आपने ध्यान दिया हो जैसे मेडिकल पॉलिसी में ब्रदर सिस्टर को कवर नहीं किया था, मेडिकल पॉलिसी में ब्रदर और सिस्टर को कवर नहीं किया था, लेकिन यहां सेक्शन 80 डीडी में ब्रदर और सिस्टर को भी कवर कर दिया कि आप उनके ऊपर भी कुछ खर्चा करते हो, क्योंकि और कौन करेगा? अगर कोई और उनका नहीं है तो आप ही करोगे। तो ठीक है जी। फॉर एचयूएफ इट रेफर्स टू एनी फैमिली मेंबर हु इज डिपेंडेंट ऑन एचयूएफ। कोई भी मेंबर जो डिपेंडेंट है एचयूएफ के ऊपर, फाइनेंशियली उसका अपना कुछ नहीं है, वो फाइनेंशियली उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि भैया यही करेगा जो करेगा। ठीक है जी। डिडक्शन अमाउंट, ए फ्लैट डिडक्शन ऑफ 75,000, कोई लिमिट नहीं है, कह रहा हम कुछ खर्चा नहीं देखेंगे, 75,000 की सीधी ले लो आप डिडक्शन, रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल एक्सपेंस। 75,000 की फ्लैट डिडक्शन है, आपने कितना खर्चा किया हम आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमें पता है खर्चे आपके हो रहे हैं। 75,000 कुछ भी नहीं है अगर ऐसा पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अच्छा खासा खर्चा होता है फ्रेंड्स। तो गवर्नमेंट ने फ्लैट 75 दे दिया। इन केस ऑफ सीवियर डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी मतलब डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा है, राइट। इस डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स आपसे पूछा नहीं जाएगा, आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो 80% या उससे ज्यादा डिसेबिलिटी है तो डिडक्शन आपको मिलेगी, राइट। डिडक्शन आपको मिलेगी अमाउंट इंक्रीज टू 125,000। रमेश, जब भी मैं बोलता हूं ब्रदर सिस्टर, हमेशा स्टेप उसके अंदर काउंट होते हैं। स्टेप ब्रदर सिस्टर, स्टेप सिस्टर काउंट होते हैं, एडॉप्टेड भी काउंट होते हैं, एडॉप्टेड स्टेप सब काउंट होते हैं उसके अंदर। कहीं भी ब्लड रिलेशन की बात नहीं की है इसके अंदर, बस ब्रदर सिस्टर बोला है। ब्रदर सिस्टर मींस ब्रदर सिस्टर, अब वो चाहे स्टेप हो चाहे एडॉप्टेड हो, सब काउंट होते हैं। बच्चे एडॉप्टेड भी बच्चों की डेफिनेशन में काउंट होते हैं, स्टेप्स ब्रदर सिस्टर की डेफिनेशन में काउंट होंगे। ठीक है, तो 1,25,000, तो नॉर्मली 75,000 की डिडक्शन इसमें मिल जाएगी। और अगर इसके अंदर राइट अमाउंट अगर सीवियर डिसेबिलिटी है, 80% से ज्यादा पर्सन डिसेबल है, तो उस केस में 1,25,000 रुपए की डिडक्शन पर्सन को मिल जाएगी। कितना एक्चुअल किया उसके बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे, हम आपको फ्लैट डिडक्शन दे देंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है कुछ इसमें। द टैक्स पेयर मस्ट सबमिट ए सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी विद द टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न के साथ उसको बताना है, एक सर्टिफिकेट देना रहेगा कि ये पर्सन उस पर्सन का जिसका हम क्लेम कर रहे हैं, वो पर्सन जो है इतना डिसेबल है, वो उसमें लिख के देगा। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, जब भी मैं कहीं भी पूरे जितना भी आप पढ़ोगे, मैं बहुत जगह बोलूंगा रिटर्न के साथ ये डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, बट सबमिट एक्चुअली कुछ नहीं करना होता फ्रेंड्स, वो अपने पास आपको रखना होता है। कभी भी रिटर्न के साथ एक भी पेपर नहीं जाता, केवल अमाउंट जाते हैं, आपको नंबर भरने होते हैं बस। ऑनलाइन रिटर्न जाती है, कोई पेपर सबमिट नहीं होता रिटर्न के साथ, एक भी पेपर सबमिट नहीं होता, वो आपको अपने पास रखने होते हैं। मान लो आपकी रिटर्न चेक होती है और उनको कुछ लगता है, वो चेक करना चाहते हैं, तो वो आपसे मांग सकते हैं और उस टाइम आपको उनको देना पड़ेगा, राइट। तो जब भी मैं बोलूं कि रिटर्न के साथ सबमिट करना है, तो ये मानना उसको अपने साथ रखना है, राइट। तो लॉ में बट ऐसे ही लिखा हुआ है कि रिटर्न के साथ सबमिट करना है, बट सबमिट कुछ नहीं करना, वो अलग से उन्होंने बोल दिया है कि सबमिट नहीं करना, आप रखो अपने पास, सारे पेपर आपके पास होने चाहिए बस। ठीक है। कंडीशंस फॉर बेनिफिट, द बेनिफिट अमाउंट विल बी पेड टू द डिपेंडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु मेड द डिपॉजिट और व्हेन द डिपॉजिटर अटेन्स द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर। वो कह रहा है देखो दो चीजें थी इसके अंदर, एक आपने उसके ऊपर खर्चा किया, वो खर्चा किया, बात खत्म हो गई, राइट। दूसरा आपने उसके नाम पे पैसा डिपॉजिट करवाया, वो भी इसके अंदर कवर किया। तो वो कह रहे हैं डिपॉजिट वाला पैसा जो है, कंडीशन उसमें यह है कि जब ये डिपॉजिट वाला पैसा ऐसा ना हो कि आपकी डेथ के बाद, राइट, जिस पर्सन ने करवाया उसकी डेथ के बाद किसी और को मिल जाए। कंडीशन यह है कि वो पैसा उस डिपेंडेंट को ही मिलना चाहिए। मतलब जो पॉलिसी आपने ली है उसमें ऐसा कोई क्लॉज ना हो कि आपने ली उसके नाम पे लेकिन पैसा किसी और को मिलेगा, वो नहीं होना चाहिए उसके अंदर, वो पैसा भी उसी को मिलना चाहिए। तो वो पॉलिसी जो होती है आप उसको बताते हो कि भैया नॉमिनी कौन है, बेनिफिशियरी कौन है, वो लिखी होती है, तो उसमें डिटेल उसकी होनी चाहिए डिपेंडेंट की। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, राइट। आपकी डेथ के बाद उसको मिल जाएगा या फिर आपकी एज 60 हो जाएगी उसके बाद उसको मिल जाएगा,
राइट। अगर ऐसी पॉलिसी है, ऐसे ही आपने पैसा जमा करवाया, तो वो आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। और बाकी जो रेगुलर आप खर्चे करते हो उसके लिए तो आपको मिलेगी मिलेगी कितनी, 75 एंड राइट 75 और 125। डिसेबिलिटी है 75, सीवियर डिसेबिलिटी 125। तो इसमें जो हमें ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट, ये पूरा जितना डिटेल में मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखने वाली दो चीजें हैं। तो सेक्शन 80DD पर्सन ऑफ राइट, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है उसके लिए मिल रहा है। लिमिट है 75,000, 1,25,000। आपने उसके ऊपर खर्चा किया, उसके लिए जमा करवाया कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी लेके, राइट, इन पे मिल जाएगा। बस इतनी छोटी सी चीजें आप ध्यान रखना, बाकी अंडरस्टैंडिंग ये आपकी इससे बनेगी। जब आप इसको सोचोगे तो अपने आप ये सब चीजें याद आ जाएंगी। अच्छा ऐसे 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 सारा याद करने के लिए दो ही चीजें हैं इसके अंदर बस, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स। देन अगला आता है फिर सेम 80D जो सीरीज चल रही है ना, पूरी मेडिकल से रिलेटेड है। देखो 80D आया मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, 80DD आया पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी उसके ऊपर दे दिया। अब 80D आया, 80DD भी आ गया। 80DB भी कह रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। कुछ बीमारियां हैं जिन पर आपने मेडिकल के खर्चे किए हैं, कह रहा है हम उस पर भी डिडक्शन देंगे। सारी बीमारियों पे नहीं, स्पेसिफाइड डिजीज, स्पेसिफाइड डिजीज, कुछ डिजीज जो इन्होंने स्पेसिफाई की हुई है, राइट। तो एलिजिबिलिटी क्या है, डिडक्शन इज अवेलेबल टू रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड रेजिडेंट HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, दोनों को मिलेंगी, इंडिविजुअल को भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी, ठीक है डी। कंडीशन फॉर डिडक्शन, डिडक्शन इज अलाउड इफ टैक्स पेयर इनकर्स एक्सपेंस फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के खर्चों में मिल रही है अब ये, ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज लिस्टेड अंडर रूल 11DD ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स। फ्रेंड्स थोड़ा सा यहां पर आपको बैकग्राउंड देता हूं, मैंने ऑलरेडी सबसे पहली क्लास में बताया था। एक होता है हमारा इनकम टैक्स एक्ट, फिर होता है हमारा इनकम टैक्स रूल्स। एक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, एक्ट ना कभी भी कई बार पूरी बात नहीं बताता, एक्ट कई बार पूरी बात नहीं बताता। एक्ट एक मोटा मोटा रूल बताता है कि ये लॉ है, और उसमें एक वर्ड यूज कर देता है वो एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब ये कौन प्रेस्क्राइब करेगा, एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब कौन प्रेस्क्राइब करेगा, तो प्रेस्क्राइब जितना भी होगा ना फ्रेंड्स वो यहां मिल जाएगा आपको रूल्स के अंदर। रूल्स के अंदर जो एक्ट ने बात को अधूरा छोड़ दिया था, रूल उस बात को पूरा कर रहे हैं, उसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। तो आपको कई जगह सेक्शंस का रेफरेंस मिलेगा, जब सेक्शन का रेफरेंस मिले तो वो समझना एक्ट से आ रही है बात, वो बात एक्ट ने बोली है। और जब रूल्स का रेफरेंस मिले तो समझ लेना वो रूल्स ने बात बोली है, एक्ट ने उसको अधूरा छोड़ दिया था। जैसे एक्ट ने यहां पर सेक्शन 80DD भी बनाया, सेक्शन 80DD भी एक्ट में लिखा हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट में। उसने बोला जी डिडक्शन मिलेगी, किसके लिए मिलेगी, स्पेसिफाइड डिजीज। उसने बोल दिया स्पेसिफाइड डिजीज, बस खत्म, और फिर वो साइलेंट हो गया। अब पूछेंगे जी लोग भाई कौन सी स्पेसिफाइड डिजीज वो बताओ, तो वो रूल को रूल में एक्सप्लेन किया गया। रूल बुक अलग होती है, एक्ट की आपको अलग बुक मिलेगी, ठीक है जी। तो रूल में लिखे हुए हैं रूल 11DD, वहां पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी वो स्पेसिफाइड डिजीज है, तो वहां पूरी लिस्ट है। मेजरली फ्रेंड्स आप उसके अंदर देखोगे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, जो आपके ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, उसके अंदर वो सारे कवर्ड है। उसके अंदर कैंसर जैसी बीमारियां कवर्ड है, उसके अंदर एड्स कवर्ड है, उसके अंदर आपका किडनी फेलियर है वो कवर्ड है, राइट। उसके अंदर हीमोफीलिया वगैरह है, जो बड़ी बड़ी बीमारियां है ना, मतलब वो मेजरली कि आप नाम सुन के भी बंदा घबरा जाता है, राइट। ऐसी ऐसी बीमारियां उसके अंदर कवर्ड है सारी। कह रहे देखो ये प्रॉब्लम है तो आपके तो मेडिकल एक्सपेंस होने ही होने हैं इन एनी केस, आपको तो बहुत सपोर्ट चाहिए। तो गवर्नमेंट यहां पर कहती है कि थोड़ा सपोर्ट हम कर देंगे, आपको हम डिडक्शंस दे देंगे अगर ऐसी कोई बीमारी है, किसी भी पर्सन को अगर ऐसी कोई बीमारी है जो रूल 11DD में लिखी हुई है, राइट, हम वो बीमारियों पे डिडक्शंस देंगे। कितनी देंगे वो आगे बताया। एलिजिबल पर्सन कौन कौन होगा, एक्सपेंस कैन बी फॉर द टैक्स पेयर देमसेल्व्स और डिपेंडेंट, खुद के लिए या डिपेंडेंट किसी के लिए भी आप क्लेम कर सकते हो। फॉर एन इंडिविजुअल डिपेंडेंट इंक्लूड्स स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ब्रदर और सिस्टर। सेम 80DD वाला केस, जैसे 80DD में, राइट, पर्सन विद डिसेबिलिटी कौन, ब्रदर सिस्टर को भी इंक्लूड कर दिया, यहां पर भी ब्रदर सिस्टर को इंक्लूड कर दिया। ध्यान रखना 80D में ब्रदर सिस्टर इंक्लूडेड नहीं है, 80D में नहीं है जो मेडिकल पॉलिसी वाला है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला है वहां पर दे दिया, स्पेसिफाइड डिजीज वाला 80DD भी वहां पर दे दिया, ठीक है।
एचयूएफ के केस में डिपेंडेंट कैन बी फैमिली मेंबर, राइट, ऑफ द एचयूएफ, एनी फैमिली मेंबर ऑफ एचयूएफ जो डिपेंडेंट है। लिमिट कितनी है? डिडक्शन विल बी एक्चुअल स्पेंट 40,000 विच एवर इज लैंड। कह रहा है एक्चुअल और 40,000 पूरे साल का, पूरे साल का जो एक्चुअल हुआ या 40,000 जो भी दोनों में कम होगा। एक्चुअल खर्चा 20,000 का हुआ 20,000 ले लो, 25 का हुआ 25 ले लो, 40 हुआ 40 ले लो, 50 हुआ 40 मिलेगा, 60 हुआ 40 मिलेगा, मैक्सिमम 40 मिलेगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन है, ज्यादा खर्चा होगा, सीनियर सिटीजन पे हमेशा मेडिकल के खर्चे ज्यादा होते हैं, तो वहां पर बोला जी 1 लाख की लिमिट है, मैक्सिमम 1 लाख। 80,000 का हुआ 80 ले लो, 90 हुआ 90 की डिडक्शन क्लेम कर लो, 1 हुआ 1 कर लो, 1.25 लाख हुआ तो 1 ही मिलेगी बस, मैक्सिमम 1 लाख। तो कोई सीनियर सिटीजन नहीं है जिसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो, वो सीनियर सिटीजन नहीं है तो 40,000, सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख। ठीक है जी। एडजस्टमेंट फॉर इंश्योरेंस, राइट, एंड एम्प्लॉय पेमेंट। कह रहा है डिडक्शन विल बी रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट रिसीव्ड थ्रू मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी और एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। कह रहा है मान लो आपने कुछ ट्रीटमेंट पे खर्चा करवाया, किसी की ट्रीटमेंट, मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने ट्रीटमेंट पे खर्चा करवाया और वो स्पेसिफाइड डिजीज है, उन्हीं में से कोई एक डिजीज है। अब उसके ऊपर खर्चा हुआ जी उनका मान लो 1 लाख रुपए का, 1 लाख का खर्चा हुआ। वो कह रहा है इस 1 लाख के खर्चे में से, अब ध्यान से समझना फ्रेंड्स, देखो इसमें थोड़ा सा कैच है इसके अंदर। मान लो 1 लाख का खर्चा हुआ और ये कौन है? सीनियर सिटीजन है, जिनका ट्रीटमेंट करवाया सीनियर सिटीजन है, ठीक है, डिडक्शन 1 लाख की मिल जाएगी। लेकिन मेरा एम्प्लॉयर है, राइट, मेरा एम्प्लॉयर है या फिर इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ले रखी थी, इनमें से कोई भी केस है, वहां से मेरे पे कुछ पैसा आ गया, इंश्योरेंस पॉलिसी ली वहां से आ गया, एम्प्लॉयर है वहां से आ गया, मान लो वहां से 80,000 रुपए आ गए मेरे पास, तो वो कह रहा है 80,000 को रिड्यूस कर दो, आपको डिडक्शन मिलेगी वो 20,000 की मिलेगी, डिडक्शन 20,000 की मिलेगी। ठीक है। अब मान लो मैंने खर्चा किया 1,20,000 का, 80,000 रुपए मेरे पास आ गया, तो क्या मैं 80,000 यहां से रिड्यूस करके, राइट, 80,000 यहां से रिड्यूस करके 40,000 की डिडक्शन ले लूं? नहीं, वो कह रहा है ये ट्रीटमेंट हो रहा ही नहीं है। कह रहा है लिमिट आपकी 1 ही लाख की है, 1 लाख में से आप इस 80,000 को रिड्यूस करो। एक्चुअल खर्चा अगर ज्यादा का भी है तो वो ज्यादा नहीं देखना, मुझे 1 ही लाख पे देखना है। 1 लाख में से उस लिमिट को, क्योंकि वो लिमिट आपकी 1 लाख की है और इस 1 लाख में से अगर कुछ मिल गया तो वो इस 1 लाख में से रिड्यूस कर दो। यानी कि अगर 1,20 का मैंने खर्चा किया होता, 80,000 मेरे को मिला होता, तो मैं 40 नहीं कर सकता था। आप बोलोगे जी 40,000 तो 1 लाख की लिमिट में है, वो कह रहे हैं नहीं, लिमिट 1 लाख की है। लिमिट किसकी है? 1 लाख की, राइट। 1 लाख की लिमिट में से आप रिड्यूस करो जो आपको मिल गया, बैलेंस आप ले लो, सिंपल है। इस चीज को ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि लेस करके मेरे को लिमिट निकालनी है, नहीं, लिमिट में से अगर कुछ मिल गया लेस करना है। एक्चुअल खर्चा मेरा होता 80,000 का, मान लो एक्चुअल खर्चा 80,000 का होता, मेरे को जो मिल गया वो 50,000 मिल गया, तो इस 80 में से 50 रिड्यूस करके, राइट, 30K की डिडक्शन ले लो। लिमिट और एक्चुअल विच एवर इज लेस, उसको पकड़ना है, उसमें से कुछ मिल गया उसको रिड्यूस कर देना है। बताओ ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है तो एक बार लिख दो क्लियर, ठीक है ना। मतलब यहां ये कंफ्यूज नहीं हो ना कि अमाउंट जो मिल गया उसको रिड्यूस करके लिमिट चेक करनी है, नहीं, लिमिट में से उस अमाउंट को रिड्यूस करना है। लिमिट और एक्चुअल विच एवर इज लेस, उसमें से जो मिल गया उसको रिड्यूस करो, ठीक है। डिडक्शन विल बी रिड्यूस्ड बाय, डिडक्शन विल बी रिड्यूस्ड, कह रहा है डिडक्शन विल बी रिड्यूस्ड, डिडक्शन विल बी रिड्यूस्ड। और डिडक्शन कितनी है? डिडक्शन है 1 लाख, राइट, डिडक्शन है 40 और 1 लाख जो भी अमाउंट है, 1 लाख मान लो सीनियर सिटीजन है, 1 लाख और एक्चुअल विच एवर इज लेस, वो मेरी डिडक्शन है और डिडक्शन में से रिड्यूस करना है मेरे को, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, मैं रिपीट कर देता हूं। डिडक्शन विल बी रिड्यूस्ड बाय एनी अमाउंट रिसीव्ड थ्रू ए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी और अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं इस पॉइंट को।
मान लो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैंने खर्चा किया 1,00,000 का, मैंने खर्चा किया 1,20,000 का, मैंने खर्चा किया 1,50,000 का। 3 एग्जांपल बना दिए। मान लो मेरे को एम्प्लॉयर से या इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, कितने का पैसा मिल गया? 50,000 रुपए का। 50 के मुझे मिल गए। अब मेरी लिमिट कितने की है? 1,00,000 की, राइट, 1,00,000 की। तो मेरे को डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1,00,000 माइनस 50 के, कितने का? 1,00,000 माइनस 50 के, 50,000 रुपए की डिडक्शन यहां पर मेरे को मिल जाएगी। इसमें तो क्लियर होगा। कंफ्यूजन यहां शुरू होते हैं, कंफ्यूजन यहां शुरू होते हैं। अब यहां लिमिट है मेरी, मैंने एक्चुअल खर्चा किया 1,20,000 का। अब इस 1,20 में से मैं क्या करूंगा? 50 करने की कोशिश करूंगा कि 70 की डिडक्शन ले लेता हूं, बट ये ट्रीटमेंट गलत हो गया। वो कह रहे नहीं, अगर हम आपको ये नहीं देते 50,000 तो डिडक्शन कितने की होती? आप कितने की डिडक्शन ले पाते? 1,20 की ले पाते? नहीं, आप डिडक्शन ले पाते 1,00,000 की। कह रहे ये आपकी डिडक्शन है 1,00,000 की मैक्सिमम। 1,20 और 1,00,000 विच एवर इज लेस। कह रहे 1,00,000, हाँ, इसमें से 50,000 को कम करो, इसमें से करो 50,000 को कम। कह रहे ये 50,000 आपको डिडक्शन मिलेगी। अब डिडक्शन में से 50,000 जो मिल गया उसको रिड्यूस करना है, एक्चुअल में से रिड्यूस नहीं करना, ठीक है। यहां 1,50, अब 1,50 में से बता दो डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1,50 में से डिडक्शन कितने की मिलेगी? 1,50 में से 50 रिसीव हो गया, डिडक्शन कितने की दूं? एक बार बता दो चैट बॉक्स में, डिडक्शन कितने की दे दूं? क्या लगता है? 1,50,000 का एक्चुअल स्पेंड, 50 के का मेरे को मिल गया मेरे एम्प्लॉयर से या फिर इंश्योरेंस कंपनी से, डिडक्शन कितने की दे दूं? 2 आंसर आए हैं अभी मेरे पास। और कोई रिप्लाई करना चाहे और कोई आंसर देना चाहे? बिल्कुल 50 के की। क्यों? अगेन मेरे को यहां 1,50 में से नहीं, मेरी 1,50 में से डिडक्शन कितने की है? मान लो ये 50 नहीं मिला होता तो कितने की डिडक्शन होती? तब मेरी 1,00,000 की डिडक्शन होती। बस पहला ये चेक करो कि मेरे को अगर कोई पैसा नहीं मिला होता तो मेरी डिडक्शन कितने की होती? 1,00,000 या 40,000, जो भी सिचुएशन बनती है वो उतने की मेरी डिडक्शन होती। कह रहा है इसमें से जो मिल गया उसको रिड्यूस कर दो बस। अब आपको 50 के की डिडक्शन मिलेगी। सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। ये कह रहा है। आगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रेस्क्राइब्ड मेडिकल अथॉरिटी मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद टैक्स रिटर्न। सेम वही आपको बेसिकली जो प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी है, नॉर्मली प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो होती है ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या कुछ स्पेसिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, उनसे आपको एक सर्टिफिकेट लेकर रखना होता है अपने पास, राइट, कि भाई ये ट्रीटमेंट करवाया, इतना इस पर खर्चा हुआ है, या ये पर्सन हैंडीकैप है अगर 80DD वाला केस है, या जिस तरह का भी है, तो वो आपको सर्टिफिकेट लेकर रखना होता है कि ये स्पेसिफाइड डिजीज है उसके अंदर और इसका ट्रीटमेंट हो रहा है, ठीक है जी। तो वो सर्टिफिकेट आपके पास हमेशा होना चाहिए। एग्जाम्पल फॉर नॉन सीनियर सिटीजन, Mr. X incurs 85K for treatment of a specified disease. Deduction will be allowed 40K. Mr. X receives 15,000 claim under medical insurance policy. Deduction allowed will be 40 minus 15, 25,000. सेम वही इसने किया है, 40 में से 15,000 को रिड्यूस किया क्योंकि 15,000 मिल गए उसे, राइट। 40,000 85 में से नहीं किया, ऐसा भूल के भी नहीं करना है। पहले अपनी डिडक्शन निकालनी है, उसमें से जो मिल गया उसको रिड्यूस करना है। सीनियर सिटीजन, Mr. X is senior citizen, deduction allowed 1,00,000 minus the insurance claim, right? 85,000 है तो 1,00,000 माइनस 15,000 मिल गया तो 85,000, 1,00,000 में से 15,000 मिल गया तो 85,000 का क्लेम कर लो। छोटा सा एग्जांपल बना दिया जो मैंने आपको बताया डिटेल में, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, बीमारियां सब खत्म, अब पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। पढ़ाई के बारे में, हायर एजुकेशन, राइट, डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन। हायर एजुकेशन के लिए आप एजुकेशन लोन लेते हो, विदेशों में आप पढ़ने जाते हो, इंडिया के अंदर आप अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी बड़े कॉलेज में आप जाते हो, वहां पर मोटा खर्चा लगेगा जी, राइट। 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा पढ़ाई के ऊपर, राइट। तो हायर एजुकेशन की बात करता है सेक्शन 80E, वो आप कहता है आपको इंटरेस्ट पे डिडक्शन देंगे, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। याद रखना इंटरेस्ट की बात कर रहा है, केवल इंटरेस्ट और कुछ नहीं, ठीक है जी। एलिजिबिलिटी, डिडक्शन इज अलाउड ओनली टू इंडिविजुअल, क्या है केवल इंडिविजुअल को मिलेगी, HUF नहीं है इसके अंदर, केवल इंडिविजुअल।
कंडीशंस, डिडक्शन इज अलाउड इफ टैक्सपेयर हैज पेड इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। आपने ऐसा नहीं है कि अपने मामा जी से पैसा उठाया और उनको इंटरेस्ट पे कर दिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, 80E में कवर्ड नहीं होगा। 80E में किससे लूंगा मैं? किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है? बैंक्स। जैसे आप किसी बैंक से पैसा लो, बैंक से लोन लो और उसके ऊपर बैंक को इंटरेस्ट पे करो, या फिर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट अप्रूव कर देती है। नॉर्मली आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे, नॉर्मली हम लोग बैंक से ही लोन लेते हैं, राइट? तो आपने इनमें से किसी से अगर कुछ लोन लिया है एजुकेशन के पर्पज से, हायर एजुकेशन के पर्पज से, पर्पज ऑफ लोन, द लोन मस्ट बी टेकन फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे को बीकॉम करने के लिए जाना है, वहां की फीस है कितनी, मतलब मुझे नहीं पता वहां की कितनी है, लेकिन कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा, राइट? बहुत ज्यादा नहीं होगी, राइट? तो वो कह रहा है उसके लिए नहीं, हायर स्टडीज की बात कर रहा है, हायर स्टडीज की, राइट? तो मुझे अगर सिम्बोसिस से एमबीए करना है जिसकी फीस है 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए, उसके लिए नहीं मिलेगा। हायर स्टडीज मेरे हिसाब से उसके लिए नहीं मिलेगा, वो बैंक देगा नहीं आपको, वो हायर स्टडीज के लिए देते हैं, राइट? Which refers to any course of study undertaking after passing the senior secondary examination or its equivalent। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th के बाद अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हो, हायर स्टडीज के लिए जा रहे हो, जैसे एमबीबीएस वगैरह के लिए जाते हैं, तो उसके लिए लोन मिल जाता है, राइट? और उस लोन पर कह रहा है आपको डिडक्शन मिलेगी, इंटरेस्ट की पेमेंट जब आप करोगे। एलिजिबल पर्सन लोन कैन बी टेकन फॉर द एजुकेशन ऑफ टैक्स पेयर, मतलब पर्सन खुद अपने लिए ले सकता है, अपनी स्पाउस के लिए ले सकता है, अपनी चिल्ड्रन के लिए ले सकता है, बच्चों के लिए, या एनी पर्सन टू हुम फॉर टैक्स पेयर हैज लीगल गार्जियन। लीगल गार्जियन मतलब लीगली मेरे को किसी की कस्टडी दी गई है, मैं उसका मदर या फादर नहीं हूं, लेकिन मुझे लीगली उसकी कस्टडी मिली हुई है, राइट? कि मैं उसकी देखरेख करूंगा। तो उस केस में उसके ऊपर भी अगर मैंने उसकी हायर स्टडीज के लिए लोन लिया है तो उसके लिए भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगी। तो मैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी स्पाउस के लिए, और कोई पर्सन जिसकी लीगल गार्जियन, लीगल कस्टडी मुझे मिली हुई है, तो उसके लिए मुझे डिडक्शन मिल जाएगी, ठीक है? अमाउंट ऑफ डिडक्शन, एंटायर अमाउंट ऑफ डिडक्शन पेड टू एजुकेशन लोन इज अलाउड एज डिडक्शन। एंटायर अमाउंट, यहां कोई लिमिट नहीं है सेक्शन के अंदर, राइट? कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी लोन लो, उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो, पूरी डिडक्शन दो। तो गवर्नमेंट आपको बेसिकली प्रमोट कर रही है कि आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से बड़े आदमी बनो, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा अच्छा पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा कमाओगे, और जब बहुत ज्यादा कमाओगे तो बहुत ज्यादा हमें टैक्स भी दोगे, राइट? तो फ्यूचर प्लानिंग है आपकी भी और गवर्नमेंट की भी, दोनों के लिए, ठीक है? तो यहां पर गवर्नमेंट आपको प्रमोट कर रही है कि आप खूब पढ़ो और जितना लोन लेना है लो, और पूरा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आप पे करोगे उसकी पूरी की पूरी डिडक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नो डिडक्शन इज अलाउड फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। मैंने लोन लिया 50 लाख रुपए का, जब मैंने उसको पे करना शुरू किया तो बैंक क्या करेगा, मेरे को मंथली या कुछ ईएमआई बांध देगा। मैं ईएमआई देता हूं 2 लाख रुपए महीने की, 2 लाख रुपए महीने की। इस 2 लाख में क्या होता है, हो सकता है इस 2 लाख में 1.9 लाख इंटरेस्ट है, और पॉइंट राइट 10 के 10,000 रुपए क्या है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की रिपेमेंट है। इस 50 लाख का रिपेमेंट भी हो रहा है, एक तो इंटरेस्ट जा रहा है और कुछ प्रिंसिपल भी वापस कर रहा हूं ईएमआई के साथ। तो कह रहा है ये प्रिंसिपल पे नहीं मिलेगी, केवल इंटरेस्ट पे मिलेगी आपको, केवल इंटरेस्ट और कुछ नहीं, ठीक है? डिडक्शन पीरियड कितना? डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर मैक्सिमम 8 ईयर्स, 8 साल तक मिलेगी। कब से? स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड। फर्स्ट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड, जब से आप शुरुआत करोगे। देखो उसका थोड़ा सा मैं आपको सिस्टम समझाता हूं। एजुकेशन लोन में क्या होता है, मैं हूं, एक है पर्सन मिस्टर एक्स, इनका सन है, राइट? इनका सन है, ये एमबीबीएस करने के लिए, एमबीए करने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए यूएसए जाना चाहता है। उसने कहा ठीक है चले जाओ। इन्होंने बात किया एसबीआई से, एसबीआई ने कहा ठीक है 50 लाख का आपको लोन दे देंगे, राइट? 50 लाख रुपए का आपको लोन दे देंगे। लोन ले लिया, लोन लिया, सपोज इन्होंने लोन लिया 2024-25 में 50 लाख का लोन ले लिया। इस बच्चे को यूएसए भेज दिया, ये पढ़ रहा है वहां। लोन की रीपेमेंट इनकी अभी नहीं होगी। बैंक ना जल्दी से एजुकेशन लोन देने को तैयार नहीं होते, तो गवर्नमेंट ने ऊपर से इनको गाइडलाइंस दे रखी है कि देना ही है आपको ये, तो ये देना पड़ता है, इनकी मजबूरी है। बैंक जल्दी से देना नहीं चाहते। क्या होता है, 50 लाख का ये लोन आज दे देंगे, अब इन्हें कुछ नहीं मिलने वाला वापस, अभी कुछ नहीं आ रहा बैंक के पास, इंटरेस्ट भी इसमें ऐड होता रहेगा।
वो बच्चा गया है पढ़ाई करने के लिए, अब वो 4 साल 5 साल वहां पढ़ेगा, पढ़ने के बाद तब तक का इंटरेस्ट इसमें ऐड होता रहेगा। समझ रहे हो आप? यानी कि एजुकेशन लोन कितना रिस्की हो जाता है इनके लिए। अब ये बच्चा जब अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगा, इसकी अच्छी सी नौकरी लग जाएगी, फिर ये क्या करेगा, बैंक के पास आएगा, हाँ जी अब मेरे पास पैसे हैं, अब अपना लोन वापस ले लो। तो वो कह रहा है जब भी आप लोन वापस करना शुरू करोगे और आपने पहली बार पे किया, बस उस साल से आपका 8 साल चालू हो जाएंगे। मान लो आपने पहली बार पे करना शुरू किया कब, 2029-30 में आपने फर्स्ट टाइम पे किया, तब तक आप कुछ नहीं, क्योंकि बैंक को पता है अभी नहीं आएगा भाई, वो पढ़ने गया है। पैसे होते तो वो अपने पैसों से नहीं चला जाता, पैसे है ही नहीं उसके पास पढ़ने के लिए, वो पढ़ने गया हुआ है, ठीक है, अभी कुछ नहीं मिल रहा वापस। अब वो 1930 में पहली बार वापस करता है, तो इस 1930 से अगले 8 साल, राइट, अगले 8 साल, ये पहला साल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, इन 8 सालों तक जो भी आप इंटरेस्ट बैंक को पे करोगे, उस पूरे अमाउंट की हर साल डिडक्शन लो, हर साल की रिटर्न में 8 साल तक डिडक्शन लो आप आराम से। बस ये कह रहा है, ठीक है। तो 80 ही सिंपल आपको बोलता है जी आप डिडक्शन ले लो 8 साल तक। डेफिनेशन, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वर्ड यूज किया था, रेफर्स टू इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा मैंने बताया कि गवर्नमेंट नॉर्मली इनको जो है गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, गवर्नमेंट बताती है कि कौन से होंगे, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, राइट, नॉर्मली गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं। तो गवर्नमेंट ने इनको अगर अप्रूव किया हुआ है कि ये लोन दे सकते हैं तो ये दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। नॉर्मली इसकी डेफिनेशन में बैंक्स आते हैं सारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कवर करेंगे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है जी। तो ये एक डेफिनेशन आपको बताई। लिमिटेशन, नो डिडक्शन इज अलाउड आफ्टर 8 ईयर पीरियड, 8 साल के बाद कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। बस इतनी सी बात इन्होंने बोली। तो इस पूरे सेक्शन को अगर मैं समराइज करूं, सेक्शन 80E को, तो 80E कह रहा है आप एजुकेशन के लिए लोन लो, और ऐसा नहीं है कि एजुकेशन के लिए लोन आप बाहर ही भेजोगे, अब्रॉड भेजोगे, अब्रॉड जरूरी नहीं है, आप डोमेस्टिक इंडिया के अंदर भी एजुकेशन दिला सकते हो। इंडिया में अगर आप IIM वगैरह भेजते हो तो अच्छी खासी फीस है उनकी। आप MBBS इंडिया में भी करवाओ, अच्छे खासे कॉलेजेस हैं जिनकी बहुत अच्छी फीस है, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख रुपए आपकी फीस चली जाती है, डोनेशन चला जाता है वहां, राइट। तो अच्छी खासी फीस हमारे इंडिया के अंदर भी है। कुछ लोग इंडिया में कराते हैं, कुछ लोग बाहर कराते हैं। आप लोन चाहे जिस मर्जी पर्पज से लो, इंडिया में कराना है इंडिया के लिए लो, बाहर कराना है बाहर करा लो, दोनों के लिए लोन मिलता है, राइट। तो आपने क्या लिया है, एजुकेशन लोन, आपने एजुकेशन लोन लिया, राइट। डिडक्शन मिलेगी केवल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल पे नहीं मिलेगी। कब से मिलेगी, जिस साल में आप पहली बार इंटरेस्ट पे करोगे। कब तक मिलेगी, टोटल 8 साल तक, बस। कोई लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। ये इसके मेन पॉइंट है। बाकी सब चीज तो समझने के लिए थी, बाकी स्टोरी समझने के लिए थी, ठीक है। अगला, अच्छा एग्जांपल भी लिखा है, पढ़ लेते हैं वो भी। मिस्टर ए टुक ए लोन ऑफ 2 lakhs फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1/9/2015 टू परस्यू MBBS कोर्स। आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर, ए पेड 65,000 एज इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑन 15/8/24। इन दिस केस मिस्टर ए कैन क्लेम ए डिडक्शन ऑफ 65,000 फॉर इंटरेस्ट पेड, ठीक है ना, इंटरेस्ट पे मिल जाएगी। सर इफ समवन टेक पर्सनल लोन फॉर एजुकेशन, एजुकेट, नहीं, वो दिव्या अलाउड नहीं है। पर्सनल लोन अलग चीज है। आप पर्सनल लोन का मतलब क्या होता है, दिव्या कह रही है कि किसी ने पर्सनल लोन लिया और वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे खर्च कर देता है, वो अलाउड नहीं है। एजुकेशन पे तो आप जैसे मर्जी खर्चा कर सकते हो, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट है आपका, आपने स्पेशली एजुकेशन लोन लिया है, एजुकेशन लोन अलग से मिलते हैं। एजुकेशन लोन ही लिया है, डिडक्शन तभी मिलेगी। आप पर्सनल लोन में कभी चेक ही नहीं करते वो कि आपने क्या पर्पस था आपका। वो आपको कहते हैं पैसा लो, आप जहां मर्जी खर्चा करो, उसके ऊपर कोई चेक कंट्रोल कुछ नहीं होता, ठीक है ना। और पर्सनल लोन मिलते भी नॉर्मली बहुत हाई रेट पर है, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर मिलते हैं आपको। आप पर्सनल लोन चेक करना, आपको पर्सनल लोन 15, 16, 18%, 20% यहां तक मिलेंगे, राइट। जबकि एजुकेशन लोन बहुत कंसेशनल रेट पर मिलता है, तो उसका पर्पस ही उसका वही है। तो मिलेगा केवल एजुकेशन लोन पर। कुल मिला के ऐसा समझो, आपने कोई भी लोन लिया एजुकेशन के लिए यूज कर लिया, नहीं मिलेगा, एजुकेशन लोन पर मिलेगा, एजुकेशन लोन पर, ठीक है जी। ताजू जी, सुधीर हायर एजुकेशन को डिफाइन किया हुआ है, बट वो आपसे पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर कवर भी नहीं किया हुआ है। वो आपसे पूछेगा नहीं कि कोर्स का नाम बताएगा या कुछ भी, ऐसा नहीं है। आपको केवल क्वेश्चन के अंदर इतना आएगा, इतना लोन लिया है हायर स्टडीज के लिए, राइट, कितनी डिडक्शन मिलेगी वो आपको कैलकुलेट करने को बोल सकता है। या आपको क्वेश्चन के अंदर अमाउंट बता देगा कि मिस्टर एक्स ने इतने का लोन लिया, इतने का इंटरेस्ट पे किया,
हायर एजुकेशन के लिए, राइट, आप उसको डिडक्शन को देना। ठीक है जी। जो चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, जो चीजें पार्टी नहीं है उसका, वो मैंने इसलिए कवर ही नहीं किया। नर्सरी वो कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, वो अननेसेसरी आप पढ़ोगे बार बार उसको, उसकी जरूरत ही नहीं है अभी आपको। ठीक है जी। तो अब आता है फ्रेंड्स हमारा पूरे डिडक्शंस के अंदर जितने मैं कवर करने वाला हूं उसमें कुछ 3-4 डिडक्शंस हैं जिसमें आपको थोड़ा समझना है। उनमें से एक ये वाला है एटीजी, जिसमें आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन इन्वॉल्व होगी। जैसे एटीजी आ गया, कह रहा है डिडक्शन फॉर डोनेशन। आप डोनेशन देते हो, कुछ चैरिटी करते हो, तो गवर्नमेंट कहती है बहुत अच्छी बात है, आप चैरिटी करो, हम आपको डिडक्शन भी देंगे, आप करो चैरिटी, आप लोगों की हेल्प करो, अलग अलग तरह से चैरिटी करो, राइट। तो टैक्स पेयर आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन इफ दे हैव मेड डोनेशन और कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंस्टीट्यूशन और फंड्स लिस्टेड बिलो। द डिडक्शन अमाउंट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑफ द फंड और इंस्टीट्यूशन। 4 डिफरेंट कैटेगरीज है, कैटेगरी ए, बी, सी, डी। चारों कैटेगरी में अलग अलग लिमिट्स हैं, अलग अलग तरीके हैं लिमिट निकालने के। कैटेगरी 1 जो बड़ी सिंपल है, कैटेगरी 2 जो बड़ी सिंपल है, कैटेगरी 3 और 4 सी और डी। ए भी सिंपल है, सी और डी उनमें कैलकुलेशन है। कैसे है देखो, कैटेगरी 1 कह रहा है जितना भी किया 100% ऑफ डिडक्शन, 100% डिडक्शन ले लो। जितना डोनेशन दे रहे हो पूरा का पूरा क्लेम कर लो, खर्चा पूरा का पूरा ग्रॉस टोटल इनकम से रिड्यूस कर दो, पूरा का पूरा, कितना कितना भी, कोई लिमिट नहीं, विदाउट एनी लिमिट, 100%। किस किस को है अब देखो, लिस्ट पढ़ना, मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ूंगा, 2-4 नाम पढ़ देता हूं, बाकी आप इनको 4-5 बार इस नामों को पढ़ लेना। देखो याद, कुछ लोग अगर इतना भयंकर रट्टा मार सकते हैं कि सारे रट लेंगे एकदम, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं रट पाओ तो इनको 4-5-7 बार पढ़ लेना। पढ़ने से क्या होता है कि वो नाम मुझे याद आने शुरू हो जाते हैं, कि कभी मेरे को क्वेश्चन आ जाए और उसमें नाम लिखा हुआ आ जाए तो मुझे याद आ जाएगा कि अच्छा वो उस लिस्ट में था। ठीक है, इसलिए इसको 4-5-7 बार पढ़ लेना। फॉलोइंग डिडक्शन क्वालिफाई फॉर 100% डिडक्शन। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ये सब इस तरह के फंड होंगे फ्रेंड्स, जो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर लेवल पे फंड बने हुए हैं कुछ, राइट, लोगों की हेल्प करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, एक नेशनल रिलीफ फंड, कुछ भी जरूरत पड़ती है कंट्री में उसके लिए फंड बना दिया। प्राइम मिनिस्टर आर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अर्थक्वेक वगैरह के लिए एक रिलीफ फंड बना दिया। नेशनल फाउंडेशन ऑफ कम्युनल हार्मनी, लोगों में शांति बनाए रखने के लिए, झगड़े ना हो, शांति बनाए रखे, उसके लिए कई बार लोग गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ जाता है, उसके लिए उन्होंने एक अपना फंड बना दिया। नेशनल डिफेंस फंड, चिल्ड्रन फंड, अफ्रीका फंड, अफ्रीका थोड़ा सा एक पिछड़ा हुआ देश है, उसको सपोर्ट करने के लिए कई बार गवर्नमेंट करती है, राइट। तो हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है कि आप अफ्रीका के लिए अगर कुछ डोनेट करना चाहते हो उसके लिए एक फंड बना दिया जी, अफ्रीका फंड। जो आप जिस फंड में दोगे वो उसी पर्पज से यूज होगा। तो आपको लगता है जी मैं इस कॉज के लिए काम करना चाहता हूं, उस कॉज के लिए आप उसमें उतना फंड कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इस तरह के 26-27 आइटम्स की लिस्ट है, 28 आइटम की लिस्ट है, इनको आप पढ़ लेना। ठीक है, इनको आप पढ़ लेना, इनके नाम मेरे को मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है कुछ भी खास। ठीक है, कहीं फिर भी आपको कुछ समझना हो, डिटेल तो मुझे भी नहीं पता होगी इन फंड्स की बहुत ज्यादा, बट जितना पता होगा बता दूंगा, आप पूछ लेना बाद में मेरे से, अभी मैं पूरे पढ़ूंगा नहीं। बट ये 28 फंड है फ्रेंड्स, 28 फंड ऐसे हैं जिनके अंदर आप डोनेट करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगी, जितना किया पूरा, कोई लिमिट नहीं है। कैटेगरी बी आती है 50% ऑफ डिडक्शन ऑन डोनेशंस, कह रहे जितना भी करोगे उसका 50% ले लो, और एक ही आइटम है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, सूखा वगैरह पड़ा है कहीं पर, वहां पर हेल्प पहुंचानी है तो उसके लिए ड्रॉट रिलीफ फंड बना हुआ है, राइट। तो वहां पर जितना भी आप करोगे, आपने 10,000 रुपए डोनेट किए, डिडक्शन आपको मिलेगी 5,000 की, 50%। जितना भी डोनेट किया 50% डिडक्शन ले लो, राइट। तो ऊपर वाले सारे आइटम में कैटेगरी ए में जितनी भी 28 आइटम है 100%, जितने भी कैटेगरी बी में 50%, एक ही है यहां पर प्राइम मिनिस्टर डॉट रिलीफ फंड। ठीक है जी, तो ये तो सिंपल बिल्कुल साधारण से दे स्टोरी शुरू होती है कैटेगरी बी से, ये समझने वाली है थोड़ी सी, यहां कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, राइट। कैटेगरी सी से, सॉरी कैटेगरी सी कहता है 50% डिडक्शन ऑन क्वालिफाइंग अमाउंट। ऊपर बोला 50% डिडक्शन ऑन डोनेशन, यहां बोला डोनेशन नहीं, क्वालिफाइंग अमाउंट। अब ये क्वालिफाइंग अमाउंट केवल आपको कैलकुलेट करना है यहां पर,
कि डिडक्शन जो आपको मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी। आपने डोनेशन किया 10,000 का, कैटेगरी सी में डोनेशन किया 10,000 का, बट डोनेशन किया 10,000 का, लेकिन वो कह रहा है डिडक्शन मिलेगी कितनी, कह रहा है 50%। किसका, एक्चुअल का, कह रहा है नहीं एक्चुअल का नहीं, क्वालिफाइंग अमाउंट का। ये क्वालिफाइंग अमाउंट मुझे कैलकुलेट करना है बस। तो 50% मुझे क्वालिफाइंग अमाउंट का मिल जाएगा। अब पढ़ते हैं सेक्शन को, राइट, इस पार्ट को। डोनेशन टू इंस्टीट्यूशंस और फंड्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट दैट आर सोशल, रिलीजियस, चैरिटेबल और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटीज आर एलिजिबल फॉर 50% डिडक्शन ऑन द क्वालिफाइंग अमाउंट, नॉट द टोटल डिडक्शन। देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं। मान लो मैं अमित हूं और मेरा मन किया जी चैरिटी शुरू करते हैं, मैं चैरिटी करता हूं बहुत, ठीक है। फिर मैं लोगों को भी प्रमोट करता हूं, मैं लोगों के पास जाके कहता हूं भाई देखो इस कॉज के लिए आप काम करो, इस कॉज के लिए आप काम करो, ये देखो यहां लोग ये हेल्प होती है, ये ऐसे लोग प्रॉब्लम में है, आप हेल्प करो हेल्प करो, मैं लोगों से कहता हूं। फिर मैंने सोचा कि यार अब ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए जो हम मिलकर हेल्प कर पाए लोगों की, क्योंकि अभी मैं अकेला कर रहा हूं तो उतनी हेल्प नहीं कर पा रहा। लेकिन मुझे उस चीज का आइडिया है, मैंने काम कर लिया काफी, मुझे पता चला बहुत सारी चीजें। फिर मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, एक हम ट्रस्ट बना लेते हैं या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, कुछ हम एक चैरिटेबल संस्था क्रिएट कर लेते हैं जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करेगी, किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए काम करेगी। आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं ऐसी काम कर रही हैं जो वुमेन वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जो चाइल्ड वेलफेयर के लिए काम करती है, जो पॉवर्टी पे काम करती है, जो एजुकेशन के लिए काम करती है, जो रिमोट एरिया में जो हमारे बेसिकली आदिवासी लोग हैं उनके लिए काम करती हैं, अलग अलग कॉजेस के लिए काम कर रहे हैं वो लोग। वो इनमें ऊपर जो लिस्ट है उनमें कोई नहीं है ना, वो आपकी इस 100% वाली लिस्ट में है ना 50% वाली लिस्ट में है। ये वो है जो मेरे जैसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट हमको उनको प्रमोट करने के लिए आप काम करो, ठीक है, बढ़िया है। आप एक काम करो, गवर्नमेंट ने मुझे बोला आप ऐसे ही काम करना चाहते हो करो, आप एक काम करो, आप अपनी सोसाइटी को, अपनी संस्था को रजिस्टर करवा लो। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाऊंगा, मैं बताऊंगा जी देखो मैं ऐसे ऐसे काम करता हूं, मेरे ये बैकग्राउंड है, मैंने इतना काम किया हुआ है। तो उनके अपने क्राइटेरिया है, वो चेक करेंगे ये चीज कि आपने कितना काम किया है, क्या है कैसा, वो सब देखेंगे। उसके बाद वो क्या करेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देंगे। वो सर्टिफिकेट होगा आपका कि हां आप इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के लिए काम कर सकते हो, और जो भी आपको डोनेशन देगा, जो भी मुझे उसके लिए डोनेशन देगा, उसको 50% की डिडक्शन मिल जाएगी, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो मेरे जैसे लोगों को, मतलब मैंने कोई रजिस्टर्ड एक संस्था क्रिएट कर ली, मैं वैसे किसी के पास जाऊंगा कुछ नहीं मिलेगा, मेरा अप्रूव्ड होना चाहिए। कहां से अप्रूवल लेनी होती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। डिपार्टमेंट पूरा चेक करता है, उनका पूरा डिपार्टमेंट है, वो चेक करेगा उसको कि हाँ आप उसके ऊपर काम कर रहा है। ऐसा नहीं कोई फर्जी बंदा आ गया हो और वो कुछ भी अपना अप्रूवल लेके चला जाए और अपने नंबर 2 के पैसे को नंबर 1 में कन्वर्ट करने की कोशिश करे कि भाई अब ब्लैक एंड व्हाइट का गेम खेलेंगे इसके थ्रू। वैसे तो देखो अभी भी चलते हैं, राइट, बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो मैं इनकम टैक्स के पास गया, मैंने अपनी संस्था को रजिस्टर करवा लिया और 80G की डिडक्शन के लिए अप्रूव करा लिया। बेसिकली 80G की डिडक्शन के लिए अप्रूव कराना होता है, उसके लिए अपने डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर है, लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं आसानी से नहीं मिलता वो डिडक्शन। गवर्नमेंट जल्दी से आपको 80G डिडक्शन नहीं देगी। तो मैंने अपनी संस्था को 80G की डिडक्शन के लिए अप्रूव करवा लिया, सारा दिखा के, जेन्युइन चीजें थी मेरे को मिल गया। अब मैं लोगों को बोलता हूं कि जी आप इसमें डोनेशन करो, देखो इस कॉज के लिए काम करो, और अगर आप मेरे को डोनेशन करोगे, मेरी संस्था को डोनेशन करोगे, तो आपको 50% की उसमें डिडक्शन भी मिल जाएगी, 50% की डिडक्शन मिल जाएगी। बट वो 50% क्वालिफाइंग अमाउंट का है। क्वालिफाइंग अमाउंट अभी कैसे कैलकुलेट होगा देखेंगे, पहले लॉजिक समझते हैं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरे को डिडक्शन मिल जाएगी 80G की मेरे को। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत कर रही हैं। कोई हो सकता है एक दो आपको भी मिली हो कि आप प्लीज इसमें डोनेट कीजिए। वो आपको क्या करेंगे, डोनेशन की रिसीट देंगे, उसके अंदर उनका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, उनकी सारी डिटेल होंगी, और वो आपका पैन नंबर वगैरह सब आपसे ले लेंगे और आपको एक रिसीट काट के देंगे। वो रिसीट आपके पास प्रूफ होगा कि यस यू हैव डोनेटेड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर दिस वर्क, और उस रिसीट के बेसिस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। ये पूरा प्रोसेस ऐसे चलता है इसके अंदर, ठीक है। तो 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट का 50%। आगे कह रहा है कैटेगरी डी कह रहा है डिडक्शन ऑन क्वालिफाइंग अमाउंट 100% दे देंगे। अगर इनमें से कोई हुआ तो 100% दे देंगे। तो 100% वाले में 2-3 ही है केवल, ज्यादा कुछ नहीं है। डोनेशन टू गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, एमसीडी और इंस्टीट्यूशंस अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें सबको नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि लोकल अथॉरिटी है, एमसीडी जैसे होती है, या राइट गवर्नमेंट है,
या और कोई इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है, अगर उसको इस चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रमोट करने के लिए हमारी कंट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम फ्रेंड्स क्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है बुरी तरह। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है गवर्नमेंट को रिसोर्सेज इकट्ठे करने पड़ते हैं, उतने लोगों के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल करवाने पड़ते हैं। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फैमिली पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट फैमिली प्लानिंग प्रमोट करती है, राइट। जगह जगह एजुकेशन के कैंप लगवाएगी, जगह जगह मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल करवाएगी, डॉक्टर्स की टीम होंगी, राइट, जो लोगों को बेसिकली सपोर्ट करेगी, लोगों को एनकरेज करेगी, राइट। तो इन सब में जितना खर्चा आएगा तो गवर्नमेंट ने बोला हम उस पर भी आपको डिडक्शन देंगे, कितना, 100% का, बट 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। ऊपर 50 था या 100 है, ठीक है। कंपनीज आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन फॉर डोनेशन टू द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और अदर गवर्नमेंट नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स। कह रहा है आपने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या स्पोर्ट्स के लिए किसी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन को आपने किया है, उसके लिए भी। तो बेसिकली फैमिली प्लानिंग और स्पोर्ट्स, इन दो को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इसको डाला जी कैटेगरी डी, जहां पर 100% दे दिया, बट 100% ऑफ क्वालिफाइंग, ठीक है। तो क्या क्या निकला फ्रेंड्स, कैटेगरी ए के अंदर लिस्ट है 28 आइटम की, जो मर्जी डोनेट करो ब्लाइंडली पूरा मिल जाएगा। कैटेगरी बी के अंदर एक ही आइटम है, ड्रॉट फंड जो बनाया हुआ है, सूखा वाड़ा कहीं पड़ रहा है, उसके लिए बोला टोटल का 50 ले लो, फ्लैट 50, कोई क्वालिफाइंग नहीं, कोई लिमिट नहीं, फ्लैट 50। कैटेगरी सी और डी में लिमिट लगाई, सी था 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, डी था 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। डी के अंदर दो ही आइटम कवर किए, फैमिली प्लानिंग और दूसरा स्पोर्ट्स के ऊपर 100%। बाकी जितने भी बचे, जितने भी लोग, जो मर्जी ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी कर रही है, जो अप्रूव्ड है, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, चैरिटी कर रही है, उनको बोला 50% ऑफ क्वालिफाइंग। ये 50% वाला बहुत बड़ा हुजूम है, बहुत बड़ा है फ्रेंड्स। मैक्सिमम लोग यहां डोनेट करते हैं, राइट। क्योंकि मैं आपको बताता हूं, गवर्नमेंट कभी भी मेरे पास आके, मेरे से किसी ने आपको कभी बोला है कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में डोनेट करो, इसमें आपने शायद नाम भी नहीं सुने होंगे इनके, आपको पता ही नहीं चलेगा इनके बारे में। आपको मैक्सिमम टाइम जो पता चलेगा वो कैटेगरी सी के बारे में पता चलेगा, क्योंकि आपके आसपास का कोई ना कोई बंदा होगा जो उस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होगा, वो आपको कहेगा भाई साहब इसमें डोनेट कर दो, आप, वो आपके पास आएगा, डोनेट कर दो, आपको 50% की डिडक्शन मिल जाएगी। क्योंकि ये मेरे आसपास के लोग हैं, ये मेरे आसपास कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, ये वो लोग हैं जो मेरे पास आके मेरे को अप्रोच करते हैं और ये 50% की मेरे को डिडक्शन दिलवा देते हैं, राइट। तो अब क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है फ्रेंड्स, वो समझते हैं। देखो क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, क्वालिफाइंग अमाउंट इज लोअर ऑफ 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। थोड़ी देर के लिए एडजस्टेड वर्ड को छोड़ दो, 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, थोड़ा आसान बना देता हूं चीजों को। 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकलती है, 5 हेड की इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, निकाल ली, ऐड कर लो। ऐड करने के बाद क्या आया, ग्रॉस टोटल इनकम। वो कह रहा है बस इसका 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। यहां पर एक वर्ड एडजस्टेड और जुड़ गया, बस अभी इसको समझ लेंगे क्या, कुछ एडजस्टमेंट करेंगे इसमें, बस कुछ एडजस्टमेंट करवाएंगे बस, और कुछ नहीं, क्या अभी समझ लेंगे, ठीक है। 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम और द डोनेशन अमाउंट एक्सक्लूडिंग द फंड लिस्टेड इन कैटेगरी ए और बी। कह रहा है जो भी आपने डोनेशन दिया वो अमाउंट पकड़ लो, एक्सक्लूडिंग ए और बी। ए जो 100% वाली थी, बी जो 50% वाली थी, उस डोनेशन को हटा दो। तो मैंने डोनेशन किया कैटेगरी ए में कुछ फंड्स थे, बी में कुछ फंड्स थे, सी में और डी में। मैंने ए वाली जो नेशनल लेवल की थी उसमें 10,000 रुपए का किया, जो बी ड्रॉट फंड था 5,000 रुपए का इसमें भी किया। मैंने सी वाले में जो 50% ऑफ क्वालिफाइंग मिलता है मैंने 10,000 का इसमें किया, और 15,000 का जो 100% ऑफ क्वालिफाइंग है, जो फैमिली प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स वाला है कैटेगरी, उस पर किया। टोटल मैंने कितने की किया, टोटल मैंने कितना किया फ्रेंड, 15-15, 30 और 10, 40,000, 40K की मैंने किया, 40K। तो यहां पर डोनेशन अमाउंट एक्सक्लूडिंग द फंड ऑफ लिस्टेड कैटेगरी। तो एक तो मेरे को 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, दूसरा यहां पर जो अमाउंट निकलेगा उसमें ए और बी को कंसीडर नहीं करना है। कह रहा है ए और बी को छोड़ दो। आपने सी और डी में कितना किया, कह रहा सी और डी में 25, तो ये मेरा जो होगा वो 25K होगा।
डोनेशन अमाउंट एक्सक्लूडिंग दी लिस्टेड इन ए और बी। ए और बी में जो किया उसको हटाओ, बैलेंस कितना, सी और डी में मैंने कितना किया 25,000। सी में नहीं किया, केवल डी में किया, वो ले लो। डी में किया, सी में नहीं किया, वो ले लो। ए और बी वाले को नहीं लेना, उसको कह रहा हूं साइड कर दो। ठीक है, ये दो चीजें हैं। तो मेरे को क्या करना है इसके अंदर, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। 10% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें कुछ एडजस्टमेंट होंगी, इसलिए एडजस्टेड बोला उसको कि एडजस्टेड है वो, उसको एडजस्टमेंट कर रखी है उसके अंदर, कुछ हमने है ग्रॉस लेकिन एडजस्टमेंट कर रखी है उसके अंदर। ठीक है, और एक्चुअल डोनेशन जो आपने किया ए और बी वाली छोड़कर एक्चुअल डोनेशन का अमाउंट उठा लो। कह रहा है विच एवर इज लेस, इन दोनों में जो कम होगा उतने की आप डोनेशन ले लो, उतने पे आप डोनेशन ले लो, उतने पे आप एग्जेम्पशन डिडक्शन क्लेम कर लो। ठीक है फ्रेंड्स, अभी यहां पर एक कैच है जो आपको अभी एग्जांपल के साथ बताऊंगा। ठीक है, इतना क्लियर है तो बताओ मेरे को। अब एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम देख लेते हैं एक बार। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम इज ग्रॉस टोटल इनकम। कह रहा है ग्रॉस टोटल इनकम लो, क्या है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। कह रहा है ये ले लो, पहले पांचों हेड का टोटल लगा दो। लगा लिया जी, निकाल लिया। वो तो हमें निकालना ही निकालना है, वो तो सबसे पहले निकलेगा। कह रहा है उसके अंदर से एक काम करो, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, मतलब नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। 112A कौन सा है, शेयर्स वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, शेयर्स वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शेयर्स वाला शॉर्ट टर्म, शेयर्स वाला लॉन्ग टर्म, और शेयर्स अदर देन शेयर वाला लॉन्ग टर्म, ये तीनों ले लो, और इन तीनों को ग्रॉस टोटल इनकम में क्या कर दो, रिड्यूस कर दो, हटा दो, इसमें से हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में एडेड होंगे वो। ये कैपिटल गेन का पार्ट है, कैपिटल गेन की इनकम में ऐड होंगे। कह रहा है इसको हटा दो, इसको साइड कर दो, इसको ग्रॉस टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनाना हमें। और आगे कह रहा है डिडक्शंस ले लो 80C से 80U की, सारी डिडक्शन ले लो 80C से 80U की, एक्सेप्ट 80G। 80G में आपने जो भी डोनेट किया उसको छोड़ के बाकी सब डिडक्शन भी इसमें से रिड्यूस कर दो। कह रहा है जो ये बचा ये आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम है। दिस इज योर एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से कैपिटल गेन, कैपिटल गेन कौन सा, केवल जो शॉर्ट टर्म नॉर्मल वाला है उसको छोड़कर बाकी जो भी कैपिटल गेन है पूरा कैपिटल गेन रिड्यूस कर दो। तो चार तरह के कैपिटल गेन थे हमारे, शॉर्ट टर्म नॉर्मल वाला, उसके अलावा शॉर्ट टर्म जिस पर राइट जो 111A वाला था, जो शेयर्स वाला था, स्पेशल रेट लगता था। यानी कहने का मतलब यह है स्पेशल रेट के जो शॉर्ट कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल जो सेक्शन 112 के अंडर आता है। कह रहे हैं तीनों को हटा दो इसमें से, अगर है तो हटा दो, नहीं है तो छोड़ दो। और साथ में जितनी भी डिडक्शंस हैं आपकी जो सेक्शन 80C से हमने शुरू किया 80U पे जाकर रुकेंगे, 80C से 80U, 80C से 80U तक सारी चैप्टर 6A का पार्ट है। कह रहा सब ले लो, केवल 80G को इग्नोर कर दो। 80G आपको नहीं लेना है अभी। 80G के लिए तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, 80G में जो डोनेशन किया वो सब हटा दो। ठीक है, तो ये आपकी एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी। एक एग्जांपल के साथ देख लेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा, कुछ कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। अदर की पॉइंट्स, डोनेशन इन काइंड, गुड्स मटेरियल आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। कह रहा है गुड्स मटेरियल वगैरह इंक्लूडेड नहीं है, आपने पेमेंट जो किया है वही कवर्ड होगा। आप ऐसा नहीं हो कि अनाज खरीदते हो, चावल गेहूं खरीदते हो और डोनेट कराते हो, कह रहा है वो कवर्ड नहीं होगा, राइट, वो एलिजिबल नहीं है। ओनली मॉनेटरी डोनेशन अलाउड है, केवल मॉनेटरी, मॉनेटरी मतलब पैसा देना है आपको। कैश डोनेशन अप टू 2000 आर अलाउड, कैश में 2000 तक कर सकते हो, उसके बाद नहीं करनी। एनीथिंग अबव मस्ट बी पेड बाय चेक ड्राफ्ट। ठीक है जी, अब प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखो स्टेप 1 क्या है, कंप्यूट एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, यानी कि ग्रॉस टोटल इनकम निकालो, उसके बाद उसमें से रिड्यूस क्या क्या करना है, चैप्टर 6 से एक्सेप्ट 80G। चैप्टर 6 से की जितनी डिडक्शंस हैं, कुछ आपने पढ़ ली, कुछ आप अभी पढ़ोगे, कह रहा सब हटा दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A का भी हटा दो, इसमें से 112A भी हटा दो, राइट। ये जो आया इसका 10% निकाल लो, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, और उसके बाद कैलकुलेट एक्चुअल डोनेशन विच इज सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट, टोटल ऑफ कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 एंड 4। कैटेगरी 3 और 4 में आपने जो भी डोनेशन किया है आप उसको कंपेयर करो किससे, 10% से। लोअर ऑफ स्टेप 2 एंड 3,
इन दोनों में जो भी लोअर होगा वो मैक्सिमम परमिसेबल डिडक्शन है। ठीक है जी। दिस said deduction is adjusted first against donation qualifying for 100% deduction category 2 and thereafter 50% balance qualified for deduction 80G। ये क्या कह रहा है, ये स्टोरी थोड़ी समझ लेते हैं। कह रहा है जो भी ये लिमिट आएगी यहां से निकल के आएगा उसको पहले 100% वाली जो डिडक्शन है उससे एडजस्ट कर लो और उसके बाद बैलेंस को 50% वाली से एडजस्ट कर लो। कैसे कह रहा है देखो, सब भी सुन लो, टर्म सुन लो, फिर प्रैक्टिकली जब बताऊंगा ना तो वो टर्म्स याद आएंगी आपको और आपको समझ में आएगा एग्जैक्टली पढ़ा क्या था। अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल बनाऊं उससे बेटर हम ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर शिवा है, एज है 58 ईयर्स की, ग्रॉस टोटल इनकम है 7,75,000 की, कंप्राइजिंग इनकम फ्रॉम सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी। 7,75,000 की है। क्या क्या इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, सैलरी। ही हैज मेड फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। कह रहा है प्रीमियम पेड टू इंश्योर एंड लाइफ मेजर डॉटर पॉलिसी कबली 1/4/2018। ये काम करो अलग से बनाता हूं, उसमें बहुत सारी और भी चीजें आ रही हैं, वो कंफ्यूजन रहेगा फिर आपको। ये एग्जांपल अभी पहले मैं एक एग्जांपल बना के दिखा देता हूं, फिर इसको पढ़ लेंगे, इसको करेंगे कंप्लीट, अभी करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको बना के क्वालिफाइंग लिमिट वाला बता देता हूं। पहले देखो जी क्या कह रहा है उसके अंदर, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं, वो अननेसेसरी माइंड उसके ऊपर डाइवर्ट होगा। तो मिस्टर एक्स है, राइट, मिस्टर एक्स है, इन्होंने क्या किया, ए बी सी डी 80G की 4 कैटेगरी थी, उसमें डोनेशन किया। 10,000 का यहां किया, 10,000 का यहां किया, राइट, 15,000 का यहां किया और 15,000 का यहां किया। ये 100% वाली लिमिट थी, ये 50% वाली लिमिट थी, ये 50% राइट ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट वाली लिमिट थी, ये 100% ऑफ क्वालिफाइंग लिमिट वाली अमाउंट थी, राइट। इसमें क्वालिफाइंग अमाउंट का 15%, इसमें 50%, इसमें 100%। ठीक है, ऐसे ऐसे इसने डोनेशन किया। अब इनकी सैलरी से इनकम, सैलरी से इनकम है इनकी सपोज 5 लाख रुपए मान लो। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है इनकी सपोज 10 लाख रुपए मान लो। कैपिटल गेन भी है इनका कुछ, राइट। कैपिटल गेन कितना है इनका, सपोज कैपिटल गेन 112A वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का हो गया जी, ये मान लो 5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मान लो 112A का। इन्होंने और भी कुछ डोनेशन की, डोनेशन और भी की कितनी, इन्होंने कोई मेडिकल पॉलिसी ली, राइट, मेडिकल पॉलिसी, प्रीमियम पे किया 20,000 रुपए सेल्फ के लिए, राइट। इन्होंने कोई पॉलिसी, इन्होंने कोई LIC की प्लान ले रखा है जो कि 80C में कवर्ड है। कितने का लिया जी, वो लिया जी 1 लाख रुपए का। ये इनकी डिटेल है। कैलकुलेट करना है मुझे क्या, मुझे इसके अंदर कैलकुलेट करना है ग्रॉस टोटल इनकम, राइट, सॉरी टैक्स लायबिलिटी। कैलकुलेट करो टैक्स लायबिलिटी, तो कैसे निकलेगा जी, देखो सैलरी 5 लाख, पहले हाउस प्रॉपर्टी कितने का 10 लाख, राइट। मेरे को अभी डिडक्शन क्लेम कर रहा हूं पहले, किसकी, 80G की। डिडक्शन के लिए मुझे क्या करना है, पहले ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है। ग्रॉस टोटल इनकम मेरी आई क्या क्या, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन। कैपिटल गेन 112A का, कैपिटल गेन 112A का 5 लाख रुपए का। टोटल इनकम कितनी हो गई मेरी, 20 लाख। ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसमें एडजस्टमेंट शुरू करो। क्या क्या एडजस्टमेंट होंगी, एडजस्टमेंट सबसे पहले इसमें से रिड्यूस क्या करोगे, 112A कैपिटल गेन कितना है आपका 5 लाख, राइट। इसके बाद इसमें से क्या रिड्यूस करना है, मेरे को जितनी भी मैंने 80G, राइट, जितनी भी 80C से लेकर 80U की डिडक्शंस हैं एक्सेप्ट 80G, इसको छोड़ दो, ये वाले डिडक्शन ले लो, ये वाले डिडक्शन ले लो। मेडिकल पॉलिसी 20,000 और 80C, राइट, 1 लाख। तो मेरा 80C में अमाउंट हो गया 1 लाख का डिडक्शन चैप्टर 6A की, राइट, और 80D में अमाउंट हो गया कितने का, 20,000 दिया था ना, हाँ 20,000 का ही हो गया। तो 5 लाख 5 लाख ये माइनस होंगे, 1 लाख ये माइनस होगा, 1,20,000, 6,20,000 माइनस होगा। तो 20 लाख में से 6,20,000 माइनस होगा,
टोटल बचा 13,80,000। कह रहा है ये मेरी क्या है, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। कह रहा है इसका 10% निकाल लो, इसका 10% निकाल लो। 10% इसका कितना हुआ, 1,38,000। एक्चुअल डोनेशन, एक्चुअल डोनेशन कितना है आपका, एक्चुअल डोनेशन कह रहा है आप ये दो नहीं लेने, इस पे तो फ्लैट है। क्वालिफाइंग अमाउंट यहां है तो यहां आप उठाओ, कितना, 15 और 15 30,000, 30,000। कह रहा है इन दोनों में जो भी लोअर है वो आपका बेसिकली डोनेशन आपको मिलेगी। लोअर दोनों में से कौन सा है, 30,000। 30,000 की डोनेशन ले लो आप, 30,000 तक की आप ले लो। अब 30,000 तक अलाउड है। अब इस 30,000 में से देखना, यानी 30 ही मैंने किया, 30 ही मुझे मिल जाएगा। तो इस 15,000 का बेसिकली मुझे कितना मिलेगा, 50%, 7,500। तो मेरे को जो कैटेगरी सी वाला था उसमें मैंने 15K का किया, राइट, और मेरी लिमिट भी पूरी आ गई, मेरे को 7,500 का मिलेगा। कैटेगरी डी में मैंने 15K का किया, यहां पर मेरे को कितना मिलेगा, 15K का। तो टोटल डिडक्शन मेरी जो होगी 22.5K होगी। मुझे पता है अभी कंफ्यूजन हो रहा है, अभी क्लियर कर रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ। यहां पर फ्रेंड्स जो लिमिट है, जो ये 30,000 की, वो डिडक्शन की नहीं है। ये 30,000 की डिडक्शन नहीं मिलनी। 30,000 जो क्वालिफाइंग अमाउंट आ रहा है वो डोनेशन का आ रहा है, जिसके ऊपर डिडक्शन मिलेगी। 30,000 का जो अमाउंट आ रहा है वो क्वालिफाइंग अमाउंट है, जिसके ऊपर आपको डिडक्शन मिलेगी। ये डिडक्शन का अमाउंट नहीं है, डिडक्शन इसके ऊपर कैलकुलेट होगी। 100 होगी तो 100 मिल जाएगा, 50 होगी तो 50 मिल जाएगा। किस पे, 30,000 पे। इस 30,000 में मुझे ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 30,000 की पूरी मिल जाएगी मुझे डिडक्शन। 30,000 की पूरी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। मान लो इस एग्जांपल में 1,38,000 जो आया वो 1,38 नहीं आता कैलकुलेट होके, ये कैलकुलेट होके आता सपोज 25,000। मान लो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम 25,000 रुपए आती, एक्चुअल में निकालता 30,000। इसी एग्जांपल में एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम सपोज मेरी 25,000 आती, एक्चुअल में निकालता 30,000, तो मेरा क्वालिफाइंग अमाउंट कितना है, 25,000। क्वालिफाइंग अमाउंट 25,000, यानी मेरे को डिडक्शन जो मिलेगी वो 25,000 के अमाउंट तक मिलेगी। अब वहां पर एक अमाउंट आपने पढ़ा था कि जो ये लिमिट आएगी उसको पहले 100% वाली से कर लो, फिर 50 वाली से कर लो। उसका मतलब क्या था, देखो इस 25,000 पर डिडक्शन मिलेगी मेरे को। अब इस 25,000 में कैसे कैसे लूं, वो कह रहा है पहले 15,000 की 100% वाली ले लो, पहले 15,000 की 100% वाली पे ले लो। यानी कि इस एग्जांपल में 25,000 पे 15K मुझे पूरा पूरा मिल जाएगा। बैलेंस कितना बचा, 10K। कह रहे 10K में 5K वाली ले लो, यानी 10 का आधा 5,000 की आपको डोनेशन मिलेगी। तो टोटल आपको जो डोनेशन की डिडक्शन मिलेगी 80G में वो 20,000 की हुई। बेसिकली जो ये लिमिट आती है वो डोनेशन की आती है, डिडक्शन की नहीं आती, ये ध्यान रखना बस। ये जो क्वालिफाइंग अमाउंट आ रहा है दिस इज फॉर डोनेशन अमाउंट, नॉट फॉर डिडक्शन अमाउंट। डिडक्शन इसके ऊपर कैलकुलेट होगा, और जितनी लिमिट है 50 तो 50 ले लो, 100 तो 100 ले लो। जैसे इस एग्जांपल में 25,000 मेरा अमाउंट आया, तो क्या मैं 25 की ले लूं, नहीं, कितने की, पहले 15 100% वाली ले लो। 15,000 मेरा 100% वाला था, ले लो पूरा, 15,000 की डिडक्शन 80G में क्लियर। बैलेंस बचा 10,000, क्या 10 की पूरी ले लूं, मैंने तो 15 किया था, 10 की पूरी ले लूं, नहीं, 10 का आधा मैंने 15 किया, 15 का आधा, यहां पर मैंने 15 किया, 15 का आधा 7.5, तो क्या 7.5 ले लूं, नहीं, 7.5 10 के अंदर है, ले लूं, नहीं। मतलब इसका है कि 10 आपकी लिमिट बची है, उसका आधा लोगे। ये 10 इस 15 से कंपेयर होंगे, राइट। ये जो लिमिट आती है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना, ये लिमिट आपकी डिडक्शन की नहीं है, केवल डोनेशन की लिमिट है कि इतने तक की डोनेशन अलाउड हो जाएगी, और उस पर डिडक्शन ले लो। 15 तो 100% वाली तो 100, 50 वाली तो 50। अब यहां बताओ डाउट है तो मैं फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर वो क्वेश्चन कर लेते हैं। बताओ कुछ डाउट है तो इसको पूछ लो आप फिर से एक बार। ये जो लिमिट है, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये लिमिट, कंफ्यूजन ये होता है यहां पर कि हम इस लिमिट को डिडक्शन की लिमिट समझ बैठते हैं। इस लिमिट को डिडक्शन की लिमिट नहीं समझना है।
इस लिमिट को डोनेशन की लिमिट समझना है, ये डोनेशन की लिमिट है और इस डोनेशन पे 50% डिडक्शन मिलेगी। वो सिंपल कह रहा है 10,000 पे आपको 10,000 की डोनेशन आप और कर सकते थे, राइट। डिडक्शन कितनी लू भाई, 50% अलाउड है, ले लो 50 10 का, 15 का नहीं लेना, क्योंकि क्वालिफाइंग अमाउंट तो मेरा 25 ही था। पहले 15 मैंने 15 दो किए थे, ये 15 ये 15, ये 100% वाला था, ये 50% वाला था, ये एक सेकंड, ये 100% वाला था, राइट, और ये 50% वाला था। 15% वाला मैंने पूरा ले लिया, अब 15 के बचा, ले कितना सकता हूं 10 पे, इस 15 की जगह मैं 10 पे ले सकता हूं, ये है मतलब, यानी कि इस 10 का 50%। अब बताओ कुछ डाउट है तो ठीक है, अगर क्लियर है तो लिख दो क्लियर है, एक बार क्लियर है तो फ्रेंड्स लिख देना क्लियर, वरना मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। उतनी बार एक्सप्लेन करूंगा जब तक मेरे पास किसी एक ने भी अगर लिखा क्लियर नहीं है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता रहूंगा, और एग्जांपल बना दूंगा इसके ऊपर, और अभी ये क्लियर हो जाएगा। वो दूसरा जो एग्जांपल पहले कर रहा था मैंने छोड़ दिया वो बीच में, राइट, उस एग्जांपल में आपको और क्लियर हो जाएगा। सेम सिचुएशन है वहां पर, बिल्कुल बिल्कुल सेम सिचुएशन। हाँ जी, क्लियर क्लियर क्लियर, कोई क्लियर वाला नहीं है अभी तक। सुधीर का आया क्लियर, अच्छा नहीं सुधीर का पहले का लिखा हुआ है, ओके सर, क्लियर नहीं है अभी। हाँ जी, सन्नाटा है काफी। आज कोई ब्रेक नहीं लेंगे, बस 80G के बाद फ्रेंड्स आज क्लास को थोड़ा क्लोज करेंगे जल्दी, ठीक है, बस 80G कंप्लीट कराऊंगा। हाँ जी, कोई तो लिख दो क्लियर, अगर क्लियर नहीं है तो डाउट है तो पूछो डाउट, क्लियर और डाउट, रिपीट करूं या क्लियर, कोई नहीं लिख रहा कुछ। हाँ जी, चलो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, शांति है काफी, सन्नाटा है काफी। यस सर, रिपीट वंस। चलो जी, तो एक बार रिपीट कर देता हूं फ्रेंड्स, राइट, एक क्लियर आया बस। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। देखो, क्वालिफाइंग अमाउंट तो कैलकुलेट करना आ गया भाई, क्वालिफाइंग अमाउंट में कोई डाउट नहीं है, मेरे को ग्रॉस टोटल इनकम निकालनी है, जो भी मेरी आएगी उसमें जो भी कैपिटल गेन है, राइट, कैपिटल गेन स्पेशल रेट वाला, उसको रिड्यूस कर दो, स्पेशल रेट वाले तीनों कैपिटल गेन को हटा दो, 111A, 112A और 112 तीनों हटा दो, राइट, 2 शेयर वाले हैं और एक नॉर्मल वाला है लॉन्ग टर्म, तीनों को हटा दो, रिड्यूस कर दिया, राइट। उसके बाद आपको इसके अंदर से क्या करना है, जो भी आपने डिडक्शन ली, जो भी आपकी डिडक्शन अवेलेबल है, कहां 80C से लेकर 80U तक, 80C से हमने शुरू किया है, अभी हम आगे चल रहे हैं, खत्म होगा 80U पे जाके, कह रहा है सब ले लो एक्सेप्ट 80G, राइट, एक्सेप्ट 80G, 80G को छोड़कर जो भी डिडक्शन है वो सब ले लो, और जो ये आपका अमाउंट आएगा, दिस इज बेसिकली एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखो, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम मैंने निकाल लिया, अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है। सपोज ये मेरा आता है 50,000 रुपए, ठीक है, सपोज मेरा, अब मुझे क्या चाहिए, एक्चुअल डोनेशन। मैं 80G की कैलकुलेशन कर रहा हूं अब कि 80G में मुझे कितना अलाउड होगा, तो मैंने 10% एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम का निकाला 50,000। सपोज ये 5 लाख था, ये 5 लाख था, 50,000 निकल गया। एक्चुअल डोनेशन मेरी थी, एक्चुअल डोनेशन में नीचे यहां लिख देता हूं, एक्चुअल डोनेशन मेरी कैटेगरी A B C D, ए में थी सपोज 15,000 रुपए की, बी में थी मेरी 15,000 रुपए की, सी में मेरी थी सपोज 30,000 की, और डी में मेरी थी सपोज 35,000 की, ठीक है, 35,000 की। अब वो कह रहा है यहां पर ए और बी को छोड़ दो, एक्चुअल डोनेशन में केवल ये 2 उठा लो, इन 2 में जो भी किया है वो उठा लो। तो मैंने क्या दी, इन 2 में 65,000 किया है, तो कहा 65,000 उठा लो। कह रहा है इन दोनों में जो भी लोअर है वो लोअर, यानी कि 50,000 लोअर ऑफ अबव 2,
लोअर ऑफ अबव टू 50,000 कह रहा है ये ले लो, आप मैक्सिमम इतना डोनेशन कर सकते हो बस, ठीक है, मैक्सिमम इतना डोनेशन आप कर सकते हो और इतने डोनेशन पे आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। आपने डोनेशन अगर इस 50,000 से ज्यादा कर दिया है तो वो हमें नहीं पता, आप डिडक्शन इस पे क्लेम करो 50,000 पे। अब मैंने कहा ये डिडक्शन कैसे क्लेम करूं, कह रहा है सबसे पहले आप ये देखो आपको मैक्सिमम बेनिफिट कहां मिलेगा। मैंने कहा जी 100% वाली पे, क्या इस वाले पे 35 पे, इस पे 100% मिलता है। कह रहा ले लो 50,000 में से 35,000 ले लो, ले लिया। मैंने कहा जी बैलेंस कितना बचा, कह रहा है बैलेंस 15,000 और बचा। कह रहा है 15,000 की और डोनेशन आप कर सकते थे, आपने कितनी की है, मैंने कहा जी मैंने तो 30,000 की है। कह रहा 30 नहीं 15 कर सकते थे बस, तो 15 पे और आप ले लो। कितनी लूं, कह रहा 50%, क्योंकि अब जो बचा वो 50% वाला बचा, 100 वाला तो हमने आपको पूरा दे दिया, अब 50 वाला बचा, तो इस 15 का 50 7,500 और ले लो। तो टोटल आपको जो मिलेगी वो 35 प्लस 7 42,500 की आपको यहां पर 80G में अलाउड होगा। 80G में अलाउड होगा, कौन सा, ये वाली कैटेगरी का। 15 और 15 30 तो ये मिलेगा ही, ये अलग है, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं अभी, ये तो फ्लैट है, ये तो अलग से ले लो। कह रहा है ये जो दो कैटेगरी हैं, इन दो कैटेगरी में है बात, इनमें निकालना है आपको क्वालिफाइंग अमाउंट। क्वालिफाइंग अमाउंट इज लोअर ऑफ दीज टू, क्वालिफाइंग अमाउंट इज लोअर ऑफ दीज टू, एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम और एक्चुअल, विच एवर इज लेस 50,000। 50,000 तक आप डोनेशन कर सकते थे, आपने डोनेशन ज्यादा किया, हमें नहीं पता, हम 50,000 पे आपको डिडक्शन देंगे, 50,000 के अमाउंट पे डिडक्शन देंगे, 50,000 की डोनेशन पे डिडक्शन देंगे। हम ये मानेंगे ही नहीं कि आपने 65,000 की डोनेशन की, हम बोलेंगे जी आपने 50,000 की डोनेशन की है। अच्छा 85,000 की डोनेशन की, बस, हाँ बस 50 की डोनेशन की, आपने इससे ज्यादा डोनेशन ही नहीं की। जो क्वालिफाइंग अमाउंट है हम उसको मानेंगे कि आपने इतना ही डोनेशन किया है बस, और डोनेशन नहीं है कुछ भी आपकी, यही है बस, ठीक है जी। डिडक्शन कैसे मिलेगी, कह रहा है 100% वाली ले लो पहले, जितनी मिलती है आपको 30 के 35 के 100% ले लो जी, 35 100 मिलेगी। अब बैलेंस डोनेशन कितनी बची, वो कह रहा है 65 डोनेशन नहीं किया, डोनेशन आपने 50 किया है। कितनी डोनेशन, 35 मिल गया आपको, बची कितने की डोनेशन आपकी जी, 15,000 की डोनेशन और बची। अब तो आप 65 मान ही नहीं रहे, आप तो कम कह रहे हो, कम ही कहेंगे हम। 15 आपकी बची, इस 15 पे आप 50% ले लो। हमने बोला था ना कैटेगरी बी जो सी वाली है उस पे 50% मिलेगा, तो जो बचा वो सी वाला मान लिया हमने, क्योंकि हमने आपको डी दे दिया तो सी बचा, राइट। तो सी वाली आप 7,500 ले लो। तो बेसिकली फ्रेंड्स जो लिमिट आती है, बस इतना ध्यान रखना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये लिमिट जो क्वालिफाइंग अमाउंट निकल के आएगा ना, लोअर ऑफ दीज टू, वो क्वालिफाइंग अमाउंट गवर्नमेंट कह रही है कि ये डोनेशन है आपकी, यही डोनेशन है, आपने जो किया भूल जाओ, ये आपकी डोनेशन है, इस पर डिडक्शन ले लो, राइट। जुगराज 80G पूरा तो मेरी पूरी 5 घंटे की क्लास निकल जाएगी। आप इसका ना रिपीट देख लेना एक बार, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। 80G में पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट इसी पॉइंट पे डाउट है वो आप मेरे से पूछ लो, ठीक है। पूरा 80G नहीं करूंगा, 80G तो मैं पिछले पौना घंटे से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो जी, तो अब अगर किसी को इस पॉइंट में डाउट है, डाउट नहीं आएगा अगर आपने ये बात समझ ली कि ये जो 50,000 है जो क्वालिफाइंग अमाउंट है, दिस इज माय डोनेशन अमाउंट, दिस इज डोनेशन अमाउंट नॉट डिडक्शन। जब हम इसको डिडक्शन समझना शुरू करेंगे, कंफ्यूजन वहां से शुरू हो जाएंगे और वहीं से गलतियां शुरू हो जाएंगी। जिस वक्त मैंने समझ लिया कि ये मेरी डोनेशन है, सारे कंफ्यूजन ही खत्म। डोनेशन ही मेरी 50,000 की है, 50,000 की डोनेशन पर डिडक्शन मिलनी है। कितनी लूं, क्वालिफाइंग अमाउंट का 100% 35,000 था, ले लो 35,000 की। कितनी डोनेशन बची, 15,000 की। 15,000 की डोनेशन बची, कितना मिलेगा अमाउंट का 50%, 15,000 का 50% बनता है 7,500। तो कह रहा है 35 ये लो, 7.5 ये लो। ये कैटेगरी डी वाला है और ये कैटेगरी सी वाला है। टोटल आपको 42,500 का मिलेगा, टोटल 42,500 का मिलेगा, राइट, 42,500 का मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैं बता रहा हूं सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। अभी मैं करवा रहा हूं क्लास के अंदर, मैं क्लास में थोड़ा शॉर्ट में करवाऊंगा, बट उसको खुद से ट्राई करना, उसी क्वेश्चन को दोबारा, ठीक है।
तो 80G में इस मेरे पूरे सैंपल एग्जांपल में कितना मिलेगा? 42,500 ये वाला प्लस 15 प्लस 50 30,000 ये मिलेगा। तो ये 30 प्लस 42,500 ये टोटल मिलेगा 72,500 का 80G। इस 30 में तो देखो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो प्लेन सिंपल खत्म, जितना किया ले लो फ्लैट, कोई कैलकुलेशन नहीं है यहां पर, कोई कैलकुलेशन नहीं है। ये 15K किया, इसमें 15K किया, चाहे 30 नहीं मिलेगा बेसिकली, मैं बताता हूं आपको। यहां पर भी 15 पूरा मिलेगा और ये 50% मिलेगा। तो यहां पर 15K प्लस इस 15 का जो कैटेगरी बी है उसमें एक ही आइटम था फ्लैट 50 7.5K, तो ये 22,500 हो गया। 22,500 प्लस 42,500, ठीक है। यस, थोड़ा सा जब पहली बार करते हैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कॉम्प्लेक्स है, मैं मान रहा हूं, पॉइंट ये है कि आपको समझ में आ रहा है। अब वो बस हमें अपने ब्लड के अंदर उसको सेट करना है, बैठाना है, अपने माइंड में सेट करना है। उसका तरीका है प्रैक्टिस। क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करो, खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी डाउट रहेगा मैं इसको रिपीट मार दूंगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करना। एक क्वेश्चन जैसे हम सॉल्व करते हैं आप, राइट, शॉर्ट में इसके अंदर देख लेंगे। यहां पर शिवाय 58 साल का, ग्रॉस टोटल इनकम 775 की है, ठीक है। इनकम में क्या क्या है? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी है। ही हैज मेड फॉलोइंग पेमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स। यहां पे आपके कुछ और पुराने जो हमने पढ़ा था वो भी इसके अंदर आए हैं। प्रीमियम पे किया है किसको? हर मेजर डॉटर, अपनी बड़ी डॉटर के लिए उसने प्रीमियम पे किया है। पॉलिसी टेकन ऑन 1/4/2018, राइट। एश्योर्ड वैल्यू 1,80,000, राइट। जो सम इंश्योर्ड है बेसिकली वो 1,80,000 का है, 1/4/2018 को लिया है। 1/4/2018 मतलब 1/4/12 के बाद लिए। 1/4/12 से पहले 20% था, बट अब जो 1/4/12 के बाद ये 10% ऑफ सम इंश्योर्ड आप पे कर सकते हो। आपको याद होगा ATC के अंदर था। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ 12,000, स्पाउस के लिए 14,000, राइट। तो टोटल 26,000 रुपए मेडिकल इंश्योरेंस के लिए पे किया। डोनेशन दिया है पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 50,000 बाय वे ऑफ चेक। LIC फंड 60,000 का। डोनेशन नेशनल चिल्ड्रन फंड के लिए 25,000। डोनेशन प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड 25,000। ये वो 15% वाला है, वो 50% वाला है। ड्रॉट रिलीफ फंड 50% वाला है, जो एक ही आइटम था कैटेगरी बी में। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग 40,000 बाय वे ऑफ चेक, कैटेगरी डी वाला, जो 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट मिलता है। डिपॉजिट इन PPF 1 लाख। सारे जितने पड़े थे मैक्सिमम सब आ गए इसके अंदर, ठीक है। कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर शिवा, असेसमेंट ईयर 25-26, इफ ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर आ रहा है क्योंकि ऑप्शनल में ही मिलेंगे। अगर इसने बोल दिया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, इसने कुछ बोला ही नहीं, ये लाइन अगर आपके क्वेश्चन में नहीं लिखी है तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती कि वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से बाहर आ रहा है, ऑप्शनल में जा रहा है, तो फिर सिंपल क्या करते? फिर सिंपल आप ये करते 7,75,000 पे टैक्स निकाल के आ जाते। आप कहते 775 की ग्रॉस टोटल इनकम भी यही है, टैक्स इतना है। ये आपको पढ़ना ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो ऑप्शनल टैक्स रेजिम में है तो अब ये पढ़ना है हमें। अब देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। देखो सबसे पहले 775 पूरा ले लिया, राइट। 775 सबसे पहले पूरा का पूरा ले लिया। उसके बाद एक एक आइटम उठाते हैं। प्रीमियम पेड टू इंश्योर, मैं ये मिटा दूं थोड़ा सा जरा, ये बहुत सारी खिचड़ी पक गई यहां पर, मिटा देता हूं थोड़ा यहां। हाँ जी, तो यहां पर फ्रेंड्स देखो पहला आइटम पढ़ते हैं। 775 हमने ले लिया ग्रॉस टोटल इनकम। अब उसमें डिडक्शंस देनी है। कौन कौन सी देनी है? प्रीमियम पे किया है कब, किसके लिए? मेजर डॉटर के ऊपर। बच्चे अलाउड है, बच्चे अलाउड है उसके अंदर। कितना? सम एश्योर्ड वैल्यू 1,80,000। 1,80,000 का कितना मिलेगा फ्रेंड्स? प्रीमियम 10%। पे उसने किया है 20,000, तो कितने का मिलेगा उसे? 18,000 केवल। क्योंकि 1/12/2014 के बाद 1/4/2012 के बाद अगर कोई पॉलिसी ली है, राइट, 1/4/2012 के बाद कोई पॉलिसी ली है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड आप लोगों को याद होगा 80C में मैंने बताया था, और उससे पहले लिए तो 20% था। तो 18,000 का मुझे ये मिलेगा। नीचे लगाते चलते हैं। 18,000 का देखो ये मिल गया। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड फॉर इंश्योरेंस ऑफ मेजर डॉटर, राइट, 1,18,000 रुपए। अगला आइटम उसने क्या किया है? उसने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ 12,000, स्पाउस 14,000।
यहां सीनियर सिटीजन उसने मुझे बोला नहीं, तो टोटल लिमिट मेरी कितने की है, एक्चुअल उन्होंने कितने किया 26,000, मेरी लिमिट है 25,000 की, तो 25,000 80D मिल जाएगा। ये देखो जी 80D कहां लिखा हुआ है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम राइट 26,000 रिस्ट्रिक्टेड टू 25,000, 25,000 मिलेगा। 26 लिया बट आगे कैलकुलेशन में 25 जा रहा है, ठीक है, 25 मैक्सिमम मिलेगा। और देखो डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 50,000 बाय वे ऑफ चेक, ये मेरे 80G में कैलकुलेशन का पार्ट है। अभी इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, इसको मैं छोड़ रहा हूं, यहां निशान लगा दिया मैंने। LIC फंड 60,000, LIC का पेंशन फंड 60,000 का लिया है, पेंशन फंड 60,000 1.5 लाख की लिमिट में आएगा। 80CCC देखो 80CCC LIC पेंशन फंड 60,000, अभी पूरा 60,000 ले लिया यहां, ठीक है जी। और देखो डोनेशन टू नेशनल चिल्ड्रन फंड 25,000 बाय वे ऑफ चेक, 25,000 बाय वे ऑफ चेक। नेशनल चिल्ड्रन फंड आपकी 80G की जो 28 आइटम थे उसके अंदर है राइट, तो ये पूरा का पूरा मेरे को मिलेगा। इसके ऊपर 80G की अलग कैलकुलेशन है, देखो ये नीचे 80G पे अलग निकालेंगे, तो ये मेरे 80G का पार्ट बनेगा। इसको भी छोड़ दो, एक मैंने आगे एरो लगा दिया, ये मैंने छोड़ रखे 80G वाले हैं। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट फंड, इसको भी छोड़ दो, 80G का पार्ट है। डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन फैमिली प्लानिंग 80G का पार्ट है। डिपॉजिट इन PPF 1 लाख, ये मेरे 80C का पार्ट है। PPF के अंदर 80C में 1.5 लाख की लिमिट में PPF भी था राइट, तो 1 लाख रुपया मेरा PPF में आ गया। तो ये देखो जी, ये मेरा कितना हो जाता है 1 और 18, 1 18 मेरा 80C का हो गया, ये 2 आइटम, ठीक है। 80CC वाला 60,000, टोटल मिला के 178, और मैंने 80CCE के अंदर बताया था कि इन सबकी जो ओवरऑल लिमिट है वो 1.5 लाख की है, तो 178 की जगह आपको कितना मिलेगा 1.5 लाख, तो 1.5 ये हो गया। मेडिकल का 25। अब कैलकुलेट मुझे 80G करना है, 80G देख लेते हैं आप। 80G, ये नीचे 80G की कैलकुलेशन है। हाँ जी, कंपटीशन ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G कह रहा है नेशनल चिल्ड्रन फंड 100% वाला था, जो 28 आइटम थे उसके अंदर था, ठीक है। कह रहा 25 पूरा ले लो, 25,000 किया, 100% पूरा ले लो। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड कैटेगरी B वाला जिसमें 50% मिलता था, 25,000 किया, 50%, कह रहा 12,500 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ये और पब्लिक चैरिटेबल, ये इसकी कैलकुलेशन है, ये नीचे कैलकुलेशन है राइट। अच्छा, इसमें कैलकुलेशन लगने से ही रह गई है, आप अपने पास कर लेना, ये कैलकुलेशन इसमें डलने से रह गई। मैं कर देता हूं, मैं यहां पर कर देता हूं, मैं यहां पर कर देता हूं, ठीक है, कैलकुलेशन कर देता हूं। अब ये 40 10 कैसे आ रहे हैं हम करते हैं, चलो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मैं सामने करके दिखा देता हूं क्या करना है इसमें। फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये दोनों क्वालिफाइंग लिमिट वाले हैं, ये मेरा है अप्रूव्ड फैमिली प्लानिंग वाला जो कैटेगरी D थी, और ये पब्लिक चैरिटेबल, जो बचा खुचा है सब C में चला जाता है, सब बचा खुचा C में है, C में 50% ऑफ क्वालिफाइंग, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, क्वालिफाइंग अमाउंट, उसके लिए मुझे ग्रॉस टोटल इनकम चाहिए। ग्रॉस टोटल इनकम फ्रेंड्स मेरी कितनी आ रही है, ये देखो जी 775, उसमें से रिड्यूस कर दो कैपिटल गेन वाले पार्ट, है ही नहीं इसमें, कैपिटल गेन वाले पार्ट ही नहीं है। उसमें से 80C राइट, 80C से लेकर 80U सब रिड्यूस कर दो, 80G छोड़ देना, यानी 775 में से 1.5 लाख हटा दो और 25,000 हटा दो। 775 में से देखो ग्रॉस टोटल इनकम मेरी हुई 7,75,000 राइट। 80C to 80U एक्सेप्ट 80G राइट, एक्सेप्ट 80G कितना बनता है जी, 150 प्लस 25 175, कितना आया 775 माइनस 175, कितना आया 775 माइनस 175, 6 लाख, 6 लाख, इसका 10% निकालो 60,000 राइट। तो ग्रॉस टोटल इनकम का 60,000 और एक्चुअल डोनेशन, एक्चुअल डोनेशन कितनी है, आ जाओ जी। नेशनल चिल्ड्रन रिलीफ फंड ये वाला हो गया मेरा, इसको देखना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड ये हो गया। एक तो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग का 40,000 है, और डोनेशन टू पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट 50,000 है। तो 50 और 40 90,000 है, 50 ये वाला और 40 ये वाला 90,000
ले लो जी 90,000, राइट। लोअर इन दोनों में लोअर कौन सा है? 60,000। अब ये 60,000 रुपए की मेरे को डोनेशन है जिस पर डिडक्शन मिलेगी। 60,000 की डोनेशन है जिस पर डिडक्शन मिलेगी, जिसमें फैमिली प्लानिंग राइट वाला 40,000 है और अदर जो दूसरा है वो कितना था? 50,000। तो फैमिली प्लानिंग वाला है वो 100% वाला है ऑफ क्वालिफाइंग, अदर वाला 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट है, राइट। तो पहले उन्होंने बोला ये वाला ले लो, तो 60,000 में से पहले 40,000 मिल जाएगा पूरा, कह रहे ले लो 100%। बचा कितना कह रहे हैं? 20,000 का डोनेशन बचा। किया कितना था जी? 50,000। कह रहे हैं हमें नहीं पता, 20 है, 20 पे ले लो। कितना मिलेगा? 50%। 20 का 50% 10,000। कह रहे हैं ये ले लो 40 + 10, 40,000 फॉर फैमिली प्लानिंग 100%, 10,000 फॉर अदर्स। ये कह रहा है यहां पर। अब देख लो जी, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन 40,000 किया, 100% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट 40,000, 50,000 50% सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग लिमिट 10,000, 10 ही बचा। इसके नीचे ये वर्किंग है मेरी, जो ये दिखा देना कि कैसे कैलकुलेट हुआ, ठीक है। तो ये इस तरह से फ्रेंड्स आपको 25, 12.5, 40, 10, 87,500 का 80G में मिलेगा। तो 80G के अंदर फ्रेंड्स 87,500 टोटल इनकम निकली 5,12,500 रुपए की। अब बताओ इसके अंदर अगर कोई डाउट है, कोई डाउट है फ्रेंड्स आप पूछ लो, नहीं तो हमारी क्लास आज के लिए यहां पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास फ्राइडे की नहीं है फ्रेंड्स, फ्राइडे की क्लास कैंसिल है, राइट। लास्ट वीक भी मैंने बताया था शायद, हाँ बताया था, मैंने बताया था लास्ट वीक, लास्ट क्लास में बताया था मैंने एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स मंडे को, और मंडे को हम देखते हैं हमारा डिडक्शंस वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे मुझे लगता नहीं होगा, कुछ पार्ट नेक्स्ट क्लास में भी जाएगा, तो करीब 1.5 क्लास इसके ऊपर और लगेगी, 1.5 क्लास इसके ऊपर और लगेगी, क्योंकि एक सेक्शन है 80JJAA जो डिफॉल्ट में भी मिलता है, उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लो। इस क्वेश्चन को ना दोबारा खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। इसके नीचे और भी क्वेश्चन है क्या, मैं देखता हूं। अच्छा इसके और नहीं दिए हैं, बट इस क्वेश्चन को थोड़ा दोबारा ट्राई करना खुद से, तो क्लियर हो जाएगा। सिंपल मुझे बस इतना ध्यान रखना है, जो क्वालिफाइंग लिमिट आती है मेरी, वो डोनेशन की क्वालिफाइंग लिमिट है, डिडक्शन की नहीं है। जब आपने उसको डिडक्शन समझा, बस वहीं गलती शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपने उसको डोनेशन समझा, वहीं आप ठीक करना शुरू कर दोगे उसे। और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते। नेक्स्ट चैप्टर डिडक्शंस के बाद एग्रीकल्चर इनकम शुरू करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर चलेंगे, उसके बाद फिर क्लबिंग आएगा, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कुछ और डाउट तो ठीक, वरना वेडनेसडे को मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। फ्राइडे की क्लास कैंसिल है। कोई डाउट फ्रेंड्स यू कैन आस्क। फ्रेंड्स क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस जो भी मैं और अपलोड करूंगा चैनल के ऊपर, उनकी नोटिफिकेशन भी आप लोगों तक पहुंच पाए। कोई क्वेरी है फ्रेंड्स, यू कैन आस्क योर क्वेरी। चलिए फ्रेंड्स, आई थिंक कोई क्वेरी नहीं है। लेट्स क्लोज दिस क्लास टुडे, राइट। आज की क्लास को क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू, बाय बाय। आई होप आप लोग क्लासेस एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।